एडवांस्ड इंडियन माइंड लेकर आया है मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर एक नई एजुकेशनल सीरीज। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है। मतलब जानकारी बिखरी हुई है ना, कुछ यहाँ से पढ़ो कुछ वहां से। लेकिन अब YouTube पर एक नई सीरीज आई है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो इसमें ऐसा क्या खास है, चलिए 3 बड़ी बातें जानते हैं। पहली बात, और शायद सबसे बड़ी ताकत, वो है इसके सोर्सेज। जरा सोचिए, आपको दृष्टि IAS और वाजीराम एंड रवि जैसे टॉप कोचिंग के नोट्स और साथ में सतीश चंद्रा जैसे एक्सपर्ट्स की किताबें सब एक ही जगह मिल रहा है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो खुद से पढ़ाई करने वालों को आसानी से नहीं मिलता। अब दूसरी बात जो इसे और भी काम का बनाती है वो ये कि ये सिर्फ UPSC वालों के लिए नहीं है। नहीं, इसे SSC, रेलवे, पुलिस या स्टेट PSC मतलब लगभग सभी एग्जाम्स के लिए एक रामबाण इलाज की तरह बनाया गया है। और आखिर में तीसरा पॉइंट, इसे समझना बहुत आसान है। पूरी सीरीज को 9 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग भारत पर अरब और तुर्क हमलों से शुरू होता है। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद गौरी तक का पूरा दौर इसमें कवर किया गया है। तो कुल मिलाकर ये सीरीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास को एक ही जगह और बहुत गहराई से समझने का एक बहुत अच्छा मौका देती है। भारत पर हुआ पहला मुस्लिम आक्रमण। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ। एक ऐसी धरती जो ज्ञान, समृद्धि, संस्कृति हर चीज से जगमगाती थी। हाँ बिल्कुल, सोने की चिड़िया। लेकिन फिर सवाल उठता है, इस चिड़िया के पंख कैसे कतरे गए? वो कौन सी बाहरी ताकतें थीं जिन्होंने न सिर्फ यहाँ की दौलत लूटी बल्कि हमारी सभ्यता की जड़ों पर, हमारे मंदिरों पर, हमारे ज्ञान परंपराओं पर भी मतलब गहरा आघात किया। सही कहा। और आज हम इसी मुश्किल दौर की पड़ताल करेंगे। हाँ, आज की हमारी ये गहरी बातचीत है भारत पर हुए शुरुआती इस्लामी आक्रमणों पर। वो कालखंड 712 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक का, जिसने हमारे देश की दिशा ही बदल दी। निश्चित रूप से ये एक ऐसा दौर है जिसके बारे में जानना मतलब न सिर्फ इतिहास के लिहाज से जरूरी है बल्कि ये समझने के लिए भी कि हमारी सभ्यता ने कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना किया और कैसे लचीलापन दिखाया। तो हमारी ये चर्चा आधारित है ऐतिहासिक स्रोतों पर, है ना? जी हाँ बिल्कुल, जो हमें मोहम्मद बिन कासिम से लेकर फिर वो मोहम्मद गोरी और उसके सेनापतियों तक के हमलों की, उनके इरादों की और भारत पर उनके असर की एक तस्वीर देते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनके पीछे के कारण, उनके नतीजे और उस दौर का जो दर्द था, जो प्रतिरोध था, उसे तथ्यों की रोशनी में समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली दस्तक से। साल 712 ईस्वी, अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला। हाँ, 712 ईस्वी। ये कोई छोटा मोटा सैनिक अभियान नहीं था। नहीं, ये भारत की धरती पर पहला दर्ज इस्लामी आक्रमण था। और ये हमला मतलब अचानक नहीं हुआ। ये अरब में बढ़ती खलीफा की ताकत और उनकी विस्तारवादी सोच का नतीजा था। मोहम्मद बिन कासिम, जो हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद था, हाँ, वो एक बड़ी सेना लेकर देबल बंदरगाह के रास्ते सिंध में घुसा। उस वक्त सिंध पर राजा दाहिर सेन का राज था। ब्राह्मण वंश के शासक थे वो। और राजा दाहिर ने उन्होंने सामना किया। अंत में नतीजे भारत के पक्ष में नहीं रहे। राजा दाहिर युद्ध भूमि में शहीद हो गए। तो उनकी शहादत के बाद सिंध का क्या हुआ? उनकी शहादत के बाद ज़ाहिर सिंध का प्रतिरोध कमजोर पड़ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने पहले देबल पर कब्जा किया, फिर नेरून, सहवान और आखिर में राजधानी अरोग पर। और मुल्तान तक पहुंच गया वो? हाँ, मुल्तान तक, जिसे उस समय स्वर्ण नगरी कहते थे। काफी सोना था वहाँ। तो हुआ ये कि फौरन ही सिंध और मुल्तान, जो भारत के पश्चिमी दरवाजे जैसे थे, वो अरब खलीफा के नीचे आ गए। तो ये थी भारत में पहले विदेशी इस्लामी शासन की शुरुआत। बिल्कुल, इसने आगे आने वाले हमलावरों के लिए एक तरह से रास्ता खोल दिया। तो 712 ईस्वी, राजा दाहिर की शहादत, सिंध मुल्तान का पतन, ये कहानी का पहला अहम पड़ाव था। लेकिन फिर लगभग 200 साल तक उत्तर भारत में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ ना? हाँ, करीब 2 सदियों तक शांति रही। फिर तस्वीर बदली मध्य एशिया में तुर्कों के उदय के साथ। अच्छा, तुर्क। हाँ, 9वीं और 10वीं सदी में मध्य एशिया में काफी उथल पुथल थी। पहले ईरानी, फिर तुर्क कबीले ताकतवर होने लगे। गजनी, जो आज के अफगानिस्तान में, वो एक अहम अड्डा बन गया। गजनी। वहीं पर करीब 932 ईस्वी में एक तुर्क सरदार था, अल्पतुकीन,
उसने आजाद गजनी साम्राज्य की नींव डाली। इसे यामिनी वंश भी कहते हैं। अल्पतुकिन ने नींव रखी, लेकिन भारत की सीमाओं पर हमला करने वाला तो उसका दामाद था, सुबुक्तगीन। सही पकड़ा। अल्पतुकिन के बाद उसका गुलाम भी था और दामाद भी, सुबुक्तगीन। वो 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, काबिल और महत्वाकांक्षी शासक था। और उसी ने भारत पर पहला तुर्की हमला किया। हाँ, उसी ने। करीब 986 ईस्वी में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत इलाकों पर, उस वक्त वहाँ हिंदू शाही राजवंश का शासन था। काबुल और पंजाब तक फैला हुआ मजबूत राज्य था। तो सुबुक्तगीन का सामना हुआ हिंदू शाही राजा जयपाल से। जी। और ये भारत पर पहला तुर्की हमला था। अरब हमले से अलग था ये। अच्छा। अब खतरा अरब से नहीं, मध्य एशिया की नई तुर्क ताकतों से था। पहले अरब, फिर तुर्क। हाँ, और सुबुक्तगीन के बाद गद्दी पर वो आया जिसका नाम सुनते ही महमूद गजनवी। विध्वंस और लूट। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का बेटा 998 ईस्वी में शासक बना और उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर सुल्तान की उपाधि ली। पहला तुर्क शासक जिसने ये उपाधि ली। हाँ, ऐसा माना जाता है उसका मकसद भारत में राज करना उतना नहीं था जितना लूटना था। बिल्कुल, यहाँ की बेहिसाब दौलत लूटना और इस्लाम की श्रेष्ठता साबित करना। इसी चक्कर में उसने 1001 से 1027 के बीच करीब 17 बार हमले किए भारत पर। 17 बार? हर हमले में कितनी तबाही हुई होगी। कुछ मुख्य हमलों के बारे में बताएं। जरूर। देखिए, पहला बड़ा शिकार 1001 ईस्वी में बने राजा जयपाल, हिंदू शाही राजा। वैहंद की लड़ाई हुई पेशावर के पास। जयपाल बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन हार गए। और वो इस हार और अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने आत्मदाह कर लिया। ओह। ये हिंदू शाही वंश के पतन की शुरुआत थी। फिर 1006 में उसने मुल्तान पर हमला किया। 1009 में जयपाल के बेटे आनंदपाल ने कोशिश की कुछ हिंदू राजाओं को इकट्ठा करके मुकाबला करने की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। हाँ, वे हिंद के पास फिर हार गए। इन हमलों ने हिंदू शाही राज्य को खत्म कर दिया और पंजाब का इलाका गजनी सल्तनत का हिस्सा बन गया। और फिर वो हमला जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी। हाँ, सोमनाथ। ये सिर्फ एक सैनिक हमला नहीं था। नहीं, ये तो आस्था पर हमला था, संस्कृति पर हमला था। बिल्कुल। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ तट पर भगवान शिव का मंदिर, पूरे भारत के लिए श्रद्धा का केंद्र और बेहद अमीर मंदिर था। तो गजनवी वहां तक पहुंच गया, रेगिस्तान पार करके। हाँ, 1025 में एक बड़ी सेना लेकर रेगिस्तान पार करके गुजरात पर हमला किया। उस वक्त वहां चालुक्य वंश के भीमदेव प्रथम का शासन था। बहुत रोका गया उसे, लेकिन वो मंदिर तक पहुंच गया। और जो किताबों में लिखा है, उसने मंदिर को लूटा, शिवलिंग को तोड़ा, मूर्तियां तोड़ी, हजारों पुजारियों और भक्तों को मारा। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब ऊंटों पर लादकर गजनी ले गया। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये हमारे गौरव पर, हमारी आत्मा पर चोट थी। ये दर्द आज भी महसूस होता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि गजनवी सिर्फ दौलत नहीं चाहता था, वो भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रतीकों को मिटाकर अपनी ताकत दिखाना चाहता था। और विडंबना देखिए, उसे बगदाद के खलीफा ने उपाधियां दी, यमीनुद्दौला, अमीनुल मिल्ला। हाँ, साम्राज्य का दाहिना हाथ और धर्म का रक्षक। खैर, 1030 में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके हमलों ने उत्तर पश्चिम भारत को बहुत कमजोर कर दिया था। एक बात और, गजनवी के साथ कुछ विद्वान भी आए थे ना, जैसे अलबरूनी। हाँ, अलबरूनी बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी किताब किताबुल हिंद या तहकीक हिंद 11वीं शताब्दी के भारत को समझने के लिए अहम है। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि वो किसके नजरिए से लिखी गई है। सही कहा, उतबी और बैहाकी भी थे। जी, लेकिन गजनवी के हमलों का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि पंजाब पर कब्जा करके उसने आगे आने वालों के लिए दरवाजे खोल दिए। और इसी कमजोर स्थिति का फायदा उठाया अगले तुर्क हमलावर ने, मोहम्मद गोरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। हाँ, गजनी का मकसद लूटना था, गोरी का इरादा ज्यादा खतरनाक था, भारत में एक स्थायी मुस्लिम सल्तनत बनाना। आपने बिल्कुल सही समझा। गोरी जो गजनी के तहत गौर का शासक बना 1173 में, उसकी सोच अलग थी। दौलत तो चाहिए थी, पर मेन फोकस था यहाँ सल्तनत कायम करना। उसने पहला हमला कब किया? 1175 में मुल्तान और उच्च पर, वहाँ कामयाब रहा। लेकिन 1178 में जब गुजरात पर हमला किया तो बुरी तरह हारा। किससे?
गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय की मां संरक्षिका नायकी देवी के नेतृत्व में अहिलवाड़ा के पास कायदरा की लड़ाई में गोरी हार गया। अच्छा, तो ये हार उसके लिए एक सबक बनी होगी। बिल्कुल, उसने रास्ता बदला, पंजाब के रास्ते आगे बढ़ा और फिर उसका सामना हुआ दिल्ली और अजमेर के महान शासक पृथ्वीराज चौहान से। और फिर हुए इतिहास के वो 2 मशहूर युद्ध, तराइन के युद्ध। हाँ, 1191 ईस्वी, तराइन का पहला युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी आमने सामने। और इसमें कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। उनके शौर्य और राजपूत सेना के हमले के सामने गौरी टिक नहीं पाया, बुरी तरह घायल हुआ, सेना भाग गई। ये भारत के प्रतिरोध का एक शानदार पल था। लेकिन ये जीत टिक नहीं पाई। शायद पृथ्वीराज चौहान ने भागती सेना का पीछा नहीं किया या गौरी की चालाकी समझ नहीं पाए। शायद दोनों बातें। गौरी इस हार को भूला नहीं। अगले ही साल 1192 में वो दोगुनी तैयारी और कहते हैं कुछ छल के साथ फिर तराइन पहुंच गया। तराइन का दूसरा युद्ध। हाँ, इस बार उसकी रणनीति बेहतर थी। उसने राजपूतों को उलझाकर अपने तेज घुड़सवार तीरंदाजों का इस्तेमाल किया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और नतीजा? पृथ्वीराज चौहान हार गए, उन्हें बंदी बना लिया गया और बाद में मार दिया गया। ये युद्ध ये भारत के इतिहास का एक बहुत दुखद मोड़ था। इसने उत्तर भारत में तुर्की शासन का रास्ता साफ कर दिया। तराइन जीतने के बाद गोरी ने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सूबेदार बनाया और खुद लौट गया। हाँ, ऐबक को दिल्ली और अजमेर सौंपा, लेकिन गोरी का काम खत्म नहीं हुआ था। वो 1194 में फिर आया। इस बार किसके खिलाफ? कन्नौज के शासक जयचंद के खिलाफ, जिसने शायद तराइन में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था। चंदावर की लड़ाई में गोरी ने जयचंद को भी हरा दिया और मार डाला। तो अब गंगा यमुना दोआब तक तुर्कों का कब्जा हो गया। जी, और यहीं से भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। गोरी ने अपने गुलाम सेनापतियों, खासकर ऐबक को यहाँ छोड़ा, जिसने बाद में दिल्ली सल्तनत बनाई। उसके सिक्कों की भी एक कहानी है। एक तरफ कलमा, दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी। ये क्यों? हाँ, ये दिलचस्प है। कुछ सोने के सिक्कों पर ऐसा मिला है। इतिहासकार मानते हैं कि ये उसकी राजनीतिक चाल थी। मतलब शायद वो स्थानीय हिंदू आबादी, खासकर व्यापारियों को दिखाना चाहता था कि नया शासन उनके प्रतीकों का सम्मान करता है, ताकि वो नए राज को मान ले। वो सिर्फ योद्धा नहीं, चालाक सियासतदान भी था। और इसका अंत कैसे हुआ, जिसने भारत में तुर्की राज की नींव डाली? 1205 में गौरी मध्य एशिया में हारा। फिर भारत में पंजाब के खोखर लोगों ने विद्रोह कर दिया। खोखर? हाँ, एक लड़ाकू जनजाति। 1206 में जब गौरी इन्हीं विद्रोह को दबाकर वापस गजनी जा रहा था, तो सिंधु नदी के पास दमिश्क में नमाज पढ़ते वक्त कुछ खोखरों ने हमला करके उसे मार डाला। लेकिन तब तक उसका सपना पूरा हो चुका था। हाँ, भारत में तुर्की साम्राज्य स्थापित हो चुका था। इसीलिए उसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। गजनवी ने लूटा, गौरी ने राज की नींव रखी। लेकिन एक और नाम है इसी दौर का, बख्तियार खिलजी, जिसका काम शायद और भी भयानक था, खासकर हमारी ज्ञान परंपरा के लिए। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी गौरी का ही सेनापति था। उसे पूरब की तरफ बिहार बंगाल जीतने भेजा गया था। बहुत क्रूर था वो। और उसने क्या किया? बहुत कम सेना से ही बिहार बंगाल के कुछ हिस्से जीत लिए। लेकिन उसका नाम इतिहास में याद रखा जाता है भारत के प्राचीन ज्ञान केंद्रों को तबाह करने के लिए। नालंदा, विक्रमशिला। आवाज में गहरा दर्द। जब भी ये नाम आते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे जला दिया होगा उन विश्वविद्यालयों को। हाँ, ये इतिहास के सबसे काले पन्नों में से है। करीब 1199 या 1200 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार पर हमला किया। नालंदा तब दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। चीन, तिब्बत, कोरिया, कहां से लोग आते थे पढ़ने। लाखों किताबें थी वहां के पुस्तकालय धर्मगंज में। कहते हैं खिलजी ने आग लगा दी, महीनों तक जलता रहा वो। हजारों भिक्षुओं, विद्वानों को मार डाला। और ऐसा ही उसने विक्रमशिला के साथ किया। ये सिर्फ इमारतों और किताबों को जलाना नहीं था। नहीं, ये हमारी हजारों साल के ज्ञान साधना पर, हमारी बौद्धिक विरासत पर जानलेवा हमला था। कितनी सदियों का ज्ञान राख हो गया। सही कहा। ये एक सांस्कृतिक नरसंहार था। इसने बौद्ध धर्म को तो भारत से लगभग खत्म ही कर दिया, साथ ही उस ज्ञान परंपरा को भारी नुकसान पहुंचाया जिसने दुनिया को इतना कुछ दिया था। तो अगर हम देखें 712 में कासिम से लेकर 1206 में गोरी की मौत
और खिलजी की तबाही तक ये 500 साल बहुत भारी गुजरे। हाँ, विदेशी हमलों की एक लंबी कड़ी, सिंध पर कब्जा, गजनवी की लूट, गोरी का राज, खिलजी का विध्वंस, इन सब ने भारत की एकता, दौलत, संस्कृति, ज्ञान सब पर गहरे जख्म दिए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, भारत का लचीलापन। बिल्कुल, यही तो खास बात है। इतने हमलों के बाद भी भारत टूटा नहीं। सभ्यता की जड़ें बहुत गहरी थीं। सोमनाथ गिराया गया पर फिर खड़ा हुआ, और आज भी खड़ा है। नालंदा, विक्रमशिला नष्ट हुए पर ज्ञान की प्यास नहीं बुझी। वो दूसरी जगहों पर गुरु शिष्य परंपरा में जिंदा रही। प्रतिरोध भी जारी रहा। हाँ, लगातार। और संस्कृति भी विकसित होती रही, नए रूप लेती रही। ये भारतीय समाज की अंदरूनी ताकत है। शायद यही सबसे बड़ा सबक है। तलवारें इमारतें गिरा सकती हैं, खजाने लूट सकती हैं, आस्था के प्रतीकों को भी शायद तोड़ सकती हैं, पर उस आत्मा को नहीं मिटा सकती जो हर विनाश के बाद फिर उठ खड़ी होती है, फिर से बनाती है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि आजादी कितनी कीमती है और उसकी रक्षा के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। तो अंत में बस यही कि इतिहास को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अपने अतीत को भूल जाता है वो अपने भविष्य की रक्षा नहीं कर सकता। ये था हमारे इतिहास का वो युग जिसे भूलना अपनी जड़ों को भूलना है। हमने समझा था कि कैसे 712 ईस्वी से, मतलब मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद गोरी तक उत्तर भारत पर लगातार विदेशी हमले होते रहे। हाँ बिल्कुल, और इन्हीं हमलों का नतीजा था कि 1206 ईस्वी में भारत में एक नए शासन की, दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। सही। और ये सल्तनत काफी लंबे समय, मतलब 1206 से 1526 ईस्वी तक चली। जी, इस पूरे दौर में 5 अलग अलग वंशों ने राज किया। गुलाम, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी। तो आज हम अपनी पड़ताल पहले वंश यानी गुलाम वंश से शुरू कर रहे हैं, जो 1206 से 1290 तक था। हाँ, गुलाम वंश, इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, जैसा इतिहासकार हबीबुल्लाह ने बताया है। इलबरी वंश भी कहते हैं कुछ लोग। ये नाम गुलाम वंश सुनने में ही थोड़ा अलग लगता है। क्या इसका मतलब है कि शासक सच में गुलाम थे? हाँ, यही इसकी सबसे दिलचस्प बात है। इसके कई शुरुआती और जो प्रमुख शासक थे वो पहले गुलाम रह चुके थे, लेकिन वो सिर्फ गुलाम नहीं थे, ये समझना जरूरी है। अच्छा। हाँ, वो बहुत काबिल सैनिक और प्रशासक थे। अपनी योग्यता, अपनी बहादुरी के दम पर वो सुल्तान के पद तक पहुंचे। तो ये तो बड़ी प्रेरणादायक बात है। चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। खासकर उन पहलुओं पर गौर करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी और रेलवे के लिए भी जरूरी हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। हाँ, ऐबक 1206 से 1210 तक दिल्ली का पहला तुर्क शासक। सही। 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो उसने लाहौर से ही खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। वो अपनी दरियादिली के लिए बहुत मशहूर था। अरे हाँ, उसे लाख बख्श कहते थे ना, मतलब लाखों का दान देने वाला। बिल्कुल सही, यही उसकी उपाधि थी। उसने न सिर्फ शासन संभाला बल्कि बंगाल तक अपने सेनानायक कैमाज रूमी की मदद से सल्तनत का नियंत्रण बढ़ाया। और निर्माण कार्यों में भी उसका नाम आता है ना? हाँ बिल्कुल। दिल्ली की मशहूर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, और हाँ, दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार, उसका निर्माण भी उसी ने शुरू करवाया था। अच्छा, पर वो उसे पूरा नहीं करवा पाया था? नहीं, उसे पूरा बाद में इल्तुतमिश ने करवाया। ऐबक का शासनकाल बहुत छोटा रहा। हाँ, सिर्फ 4 साल ही तो। जी। 1210 में लाहौर में चौगान, मतलब आज के पोलो जैसा खेल खेलते हुए वो घोड़े से गिर गया और उसकी मौत हो गई। ओह, इतनी जल्दी? उसकी अचानक मौत से तो सल्तनत में थोड़ी मुश्किल खड़ी हो गई होगी। हाँ, थोड़ी अस्थिरता तो आई। यही तस्वीर में आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। हाँ, ऐबक के बाद कुछ समय के लिए तो आरामशाह गद्दी पर बैठा, पर वो मतलब उतना योग्य नहीं था। तो दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे उन्होंने उसे हटाकर इल्तुतमिश को सुल्तान चुन लिया। इल्तुतमिश पहले कहाँ था? वो उस समय बदायूं का सूबेदार था और ऐबक का दामाद और भरोसेमंद गुलाम भी रह चुका था। अच्छा। वो इलबरी तुर्क था और असल में देखा जाए तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक उसी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक? ऐसा क्यों? ऐबक ने तो शुरुआत की थी। क्योंकि इल्तुतमिश ने सल्तनत को वो स्थिरता दी जिसकी उस वक्त सख्त जरूरत थी। उसने कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसे कि? सबसे पहले उसने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए और वफादार अमीरों का एक कोर ग्रुप बनाने के लिए तुर्काने चहलगानी, या जिसे चालीसा भी कहते हैं, उसका गठन किया। चालीसा मतलब 40 लोग? हाँ, ये 40 शक्तिशाली तुर्क सरदारों का एक समूह था।
ये ताकतवर तो बहुत था, लेकिन आगे चलकर यही सुल्तानों के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गया। ये तो होता ही है अक्सर। और बाहरी खतरे भी तो थे उस समय, मंगोलों का सुना है। बिल्कुल, चंगेज खान का खतरा भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा था, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीति और समझदारी से उस खतरे को टाला। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों जैसे यल्दौज और कुबाचा उनको हराकर मुल्तान और लाहौर पर भी कब्जा किया। और मैंने पढ़ा है कि उसे खलीफा से भी मान्यता मिली थी। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1229 में बगदाद के खलीफा ने उसे सुल्तान आजम की उपाधि दी। इससे उसकी सत्ता को एक तरह से इस्लामी दुनिया में कानूनी वैधता मिल गई। वो भारत का पहला विधिवत सुल्तान बन गया। अच्छा, और प्रशासनिक तौर पर उसने क्या किया? उसने एकता व्यवस्था लागू की। ये समझना जरूरी है, ये एक तरह से भूमि या उससे मिलने वाले राजस्व का आवंटन था जो सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी तनख्वाह या सेवाओं के बदले दिया जाता था। तो इससे प्रशासन दूर तक पहुंचा होगा। बिल्कुल, इससे दूर दराज के इलाकों तक प्रशासन भी पहुंचा और सुल्तान के प्रति वफादारी भी बढ़ी। फिर उसने मुद्रा प्रणाली में भी बहुत बड़ा सुधार किया। 2 खास सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये स्टैंडर्ड सिक्के थे। ये तो परीक्षाओं में पूछा जाता है। और कुतुब मीनार? हाँ, कुतुब मीनार का काम उसी ने पूरा करवाया और दिल्ली में एक मदरसा मतलब शिक्षण संस्थान भी बनवाया। तो इल्तुतमिश ने तो काफी काम किया सल्तनत को जमाने में। उसके बाद कौन आया? सुना है उसने अपनी बेटी को चुना था। हाँ, यही बात है। इल्तुतमिश ने अपने बेटों की जगह अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। रजिया सुल्तान 1236-1240। भारत के इतिहास में या कहें दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक। बिल्कुल, लेकिन सोचिए उस जमाने में एक महिला का सुल्तान बनना, तुर्क अमीरों और समाज के लिए ये बात हलम करना बहुत मुश्किल था। तो उसे काफी विरोध झेलना पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। उसे लगातार विरोध और साजिशों का सामना करना पड़ा। उसने जमालुद्दीन याकूत नाम के एक अबिसीनियाई अमीर को अमीर आखूर मतलब अश्वशाला का प्रमुख बनाया। इससे तुर्क अमीर और भड़क गए। फिर उसने बटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से विद्रोह के बाद शादी भी की ताकि अपनी स्थिति मजबूत कर सके, लेकिन साजिशें रुकी नहीं। आखिरकार उसे गद्दी से हटा दिया गया और 1240 में कैथल के पास उसकी हत्या कर दी गई। ओह, तो सिर्फ 4 साल ही वो भी। हाँ, इतिहासकार मिनहाज उस सिराज, जिन्होंने उसके पिता के बारे में भी लिखा है, वो कहते हैं कि रजिया में शासक होने के सारे गुण थे, बस एक कमी थी कि वो औरत थी और शायद यही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। ये तो दुखद है। रजिया के बाद तो फिर से अस्थिरता आ गई होगी। हाँ बिल्कुल, कुछ समय के लिए बहराम शाह, मसूद शाह जैसे कमजोर शासक आए। फिर 1246 में इल्तुतमिश का ही एक पोता नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बना। वो 1265 तक रहा। नासिरुद्दीन महमूद, इनके बारे में क्या खास है? वो बहुत ही सीधा सादा धर्मपरायण किस्म का सुल्तान था। कहते हैं टोपी सिलकर और कुरान की नकल करके अपना गुजारा करता था, लेकिन असल ताकत जो थी वो उसके नायब मतलब प्रधानमंत्री गयासुद्दीन बलबन के हाथ में थी। बलबन? अच्छा, तो ये वही बलबन है जो बाद में सुल्तान बना? हाँ वही। और जो मशहूर इतिहासकार हैं मिनहाज उस सिराज, जिनकी किताब है तबकात नासिरी, वो इसी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। मिनहाज उस समय मुख्य काजी भी थे। अच्छा, तो फिर नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन खुद सुल्तान बन गया? सही। 1266 में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बना और 1287 तक रहा। बलबन का दौर गुलाम वंश का कह सकते हैं चरमोत्कर्ष था। प्रशासन के मामले में उसने सल्तनत को बेहद सख्ती और अनुशासन से चलाया। उसने सुल्तान के पद की ताकत को कैसे बढ़ाया? उसने सुल्तान के पद की गरिमा और शक्ति को दोबारा स्थापित करने पर बहुत जोर दिया। सबसे पहला काम उसने किया, इल्तुतमिश की बनाई हुई वो चालीसा उसे खत्म कर दिया। अच्छा, क्यों? वो तो इल्तुतमिश ने वफादारी के लिए बनाई थी। हाँ, लेकिन अब तक वो चालीसा के सरदार बहुत ताकतवर हो गए थे और सुल्तान के लिए ही खतरा बन गए थे, तो बलबन ने उनकी शक्ति को कुचल दिया। और उसकी वो लौह और रक्त की नीति बहुत मशहूर है, वो क्या थी? हाँ, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इसका सीधा सा मतलब था विद्रोहियों, दुश्मनों और कानून तोड़ने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं, सिर्फ सख्ती और निर्ममता, बिल्कुल कुचल देना। बाप रे, काफी कठोर। हाँ, और उसने सुल्तान को आम लोगों से बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश की। उसने खुद को नियामत खुदाई यानी ईश्वर का दिया हुआ तोहफा और जिल्ले इलाही यानी पृथ्वी पर ईश्वर की छाया बताया। ये तो बड़ी उपाधियां है। ये सिर्फ उपाधियां नहीं थी, ये एक तरह से सुल्तान को लगभग दैवीय दर्जा देने की कोशिश थी, ताकि कोई उसकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत ही ना करे। और दरबार में भी उसने कुछ बदलाव किए थे, ईरानी परंपराएं। हाँ,
उसने दरबार में कड़ा अनुशासन लागू किया। ईरानी परंपराओं से प्रेरित होकर सिजदा यानी घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पाबोस यानी सुल्तान के कदम चूमना, ये प्रथाएं लागू की। सिजदा और पाबोस जी, और ईरानी त्योहार नौरोज को भी बड़े शाही ढंग से मनाना शुरू किया। ये सब सुल्तान के दबदबे और शानो शौकत को दिखाने के तरीके थे। लेकिन मंगोलों का खतरा तो उसके समय भी रहा होगा। बिल्कुल रहा, बल्कि एक मंगोल हमले का सामना करते हुए ही उसका बहुत काबिल और प्रिय बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। ये बलबन के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसने बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह को भी बड़ी क्रूरता से दबाया था। तो बलबन जैसे मजबूत शासक के बाद गुलाम वंश का अंत कैसे हुआ? देखिए, बलबन की 1287 में मौत के बाद वही हुआ जो अक्सर होता है। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। उसके पोते कई खुसरो और कैकुबाद के बीच झगड़े हुए। कैकुबाद सुल्तान बना, पर वो बहुत विलासी और कमजोर साबित हुआ। तो फिर दरबार में फिर से गुटबाजी और साजिशें हावी हो गईं। इसी कमजोर स्थिति और अव्यवस्था का फायदा उठाया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। उसने 1290 में आखिरी नाममात्र के शासक शमसुद्दीन कैमूर्स को हटाकर खुद सल्तनत पर कब्जा कर लिया और इस तरह खिलजी वंश की शुरुआत हुई। अच्छा, तो बलबन की सारी सख्ती और कोशिशों के बावजूद वंश टिक नहीं पाया। हाँ, तो वाकई गुलाम वंश की कहानी ये तो दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी योग्यता और इच्छा शक्ति से इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। बिल्कुल, ऐबक से लेकर इल्तुतमिश और बलबन तक सब ने अपनी काबिलियत साबित की। एक गुलाम से सुल्तान बनने का सफर आसान नहीं था। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि बलबन जैसे मजबूत और केंद्रीय सत्ता वाले शासक के बाद भी वंश इतनी जल्दी क्यों बिखर गया? सही कहा, शायद जब सत्ता पूरी तरह एक व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है तो उसके हटते ही व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। ये हमें अगले वंश यानी खिलजी वंश के उदय के लिए एक दिलचस्प मंच तैयार करके देता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमने देखा कि कैसे गुलाम वंश के साथ दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी और बलबन के साथ वो दौर एक अहम पड़ाव पर पहुंचा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसा हम जानते हैं इतिहास कभी एक जगह रुकता नहीं है। सही कहा। और 1290 के आसपास दिल्ली की सियासत ने एक कह सकते हैं नाटकीय मोड़ लिया। हाँ, और मंच पर एंट्री हुई खिलजी वंश की। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। बिल्कुल, ये वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत में सत्ता का खेल और भी ज्यादा क्रूर हो गया और महत्वाकांक्षाएं तो मतलब बेमिसाल हो गई। सिर्फ 30 साल का शासन, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ा। हाँ, भारतीय इतिहास पर एक गहरी छाप है इनकी। तो चलिए आज खिलजी वंश के इसी दौर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरूर। सत्ता, साजिश और साम्राज्य विस्तार की ये कहानी। जरूर। शुरुआत करते हैं पहले शासक से, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 में गद्दी पर बैठा। हाँ, जलालुद्दीन सुल्तान बनने से पहले वो बुलंदशहर का इक्तादार था, मतलब उस इलाके का प्रशासक जिसे राजस्व वसूलने का अधिकार था। और ये अफगान मूल का था। हाँ, अफगान मूल का। और दिलचस्प बात यह है कि उसे मतलब अपने दौर के हिसाब से एक उदार शासक माना जाता है। उदार किस मायने में? देखिए, उसने हिंदुओं के प्रति कुछ हद तक सहिष्णुता दिखाई, मंदिरों को तोड़ने से परहेज किया जो उस वक्त बड़ी बात थी। अच्छा। और मंगोलों के हमले भी रोके उसने, बल्कि हारे हुए मंगोलों को दिल्ली के पास बसाया भी, जो बाद में नव मुसलमान कहलाए। लेकिन इसी उदारता के साथ एक अजीब सी बात भी जोड़ती है, वो ईरानी फकीर सीदी मौला वाली घटना। हाँ, वो एक विरोधाभास जरूर है। सीदी मौला पर देशद्रोह का शक हुआ और उसे हाथियों से कुचलवा दिया गया। इतनी क्रूरता, प्रजा में तो डर फैला होगा। बिल्कुल। ये शायद उस दौर की राजनीति की सच्चाई थी। मतलब सत्ता बचाने के लिए उदारता के साथ कठोरता भी शायद जरूरी समझी जाती थी। और जलालुद्दीन के समय में ही दक्षिण भारत पर पहला हमला हुआ, देवगिरी पर। हाँ, देवगिरी, जो बाद में दौलताबाद बना, उसके शासक रामचंद्र देव पर। ये एक तरह से दक्षिण के अभियानों की शुरुआत थी। लेकिन जलालुद्दीन का अंत बड़ा दुखद रहा। हाँ, 1296 में उसी के भतीजे और दामाद भी अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, धोखे से हत्या कर दी और खुद तख्त पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, दिल्ली सल्तनत के शायद सबसे ताकतवर और महत्वाकांक्षी सुल्तानों में से एक। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था पहले वो। हाँ, और 1296 में देवगिरी पर उसने हमला किया था। जलालुद्दीन के वक्त में वहां से उसे बेहिसाब दौलत मिली थी और उसी से उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी बहुत ज्यादा। उसने खुद को सिकंदर सानी कहना शुरू कर दिया। दूसरा सिकंदर। हाँ, दूसरा सिकंदर। इतना ही नहीं, वो एक नया धर्म शुरू करने की भी सोचने लगा था। नया धर्म? हाँ,
लेकिन दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने उसे समझाया कि ये ठीक नहीं, तब जाकर उसने ये विचार छोड़ा। अच्छा, उसकी एक उपाधि भी थी ना, कुछ लंबी सी? हाँ, आधिकारिक उपाधि थी यामिनी उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन। इसका मतलब था खलीफा का दाहिना हाथ, मोमिनों का सहायक। एक तरह से अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने का तरीका। समझ गई। उसकी सेना बहुत ताकतवर मानी जाती है। उसने सेना में कुछ बड़े सुधार भी किए थे। हाँ, बहुत अहम सुधार थे वो, जैसे सैनिकों का हुलिया दर्ज करवाना। हुलिया मतलब उनका पूरा शारीरिक विवरण, कद, रंग, निशान वगैरह, और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। दागने की प्रथा? वो क्यों? ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके, कोई अपनी जगह किसी और को ना भेज दे या घटिया घोड़ा दिखाकर अच्छा घोड़ा ना बता दे। बिल्कुल सटीक गिनती। ये तो काफी सिस्टमैटिक था। और युद्ध में लूटे गए माल, खम्स, उसका क्या? उसका बंटवारा भी बदल दिया। पहले 15 हिस्सा राज्य को और 45 सैनिकों को मिलता था। अलाउद्दीन ने इसे उलट दिया मतलब? अब 45 हिस्सा सीधा राजकोष में जाता था और सिर्फ 15 हिस्सा सैनिकों को। ओह, ज्यादातर हिस्सा राज्य को क्यों? ताकि एक बड़ी और स्थायी सेना का खर्च उठाया जा सके। उसे एक विशाल सेना चाहिए थी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए और मंगोलों से बचाव के लिए भी। और उसकी सबसे चर्चित चीज, बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल, ये क्या था? ये तो कमाल का सिस्टम था उस जमाने के हिसाब से। अलाउद्दीन को बड़ी सेना रखनी थी और सैनिकों को नकद वेतन देना था, वो भी कम। हाँ, तो इसके लिए जरूरी था कि रोजमर्रा की चीजों के दाम ना बढ़ें, वरना कम वेतन में सैनिक गुजारा कैसे करते? सही बात है। तो उसने लगभग हर जरूरत की चीज का दाम तय कर दिया। अनाज, कपड़े, घोड़े, गुलाम, सब कुछ दाम फिक्स। और इसे लागू कैसे करवाया? ये तो मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, इसके लिए कड़े इंतजाम किए। दीवान रियासत नाम का एक विभाग बनाया, जैसे आज का वाणिज्य मंत्रालय समझ लीजिए, और शहना ए मंडी यानी बाजार का अध्यक्ष। अच्छा। और साथ ही जासूसों का एक पूरा जाल बिछाया, बरीद और मुन्हियान, जो बाजार पर कड़ी नजर रखते थे। कीमतों की खबर सुल्तान तक पहुंचाते थे। कम तौलने या ज्यादा दाम लेने पर बहुत सख्त सजा थी। बाप रे, पूरा कंट्रोल। और टैक्स भी बढ़ाए। जमीन से लगान वसूलने के लिए एक नया विभाग बनाया, दीवाने मुस्तखराज, और 2 नए कर भी लगाए, गरी कर यानी मकान कर और चरी कर यानी चराई कर। यानी आर्थिक सुधार बहुत बड़े पैमाने पर किए उसने। बहुत बड़े पैमाने पर राज्य की आमदनी बढ़ाने और सेना को संभालने के लिए ये सब जरूरी समझा उसने। युद्धों की बात करें तो उसका सेनापति मलिक काफूर बहुत मशहूर है। दक्षिण भारत में उसी ने परचम लहराया। हाँ, मलिक काफूर वो मूल रूप से गुलाम था, जिसे गुजरात विजय के दौरान हासिल किया गया था, लेकिन अपनी योग्यता से वो अलाउद्दीन का सबसे भरोसेमंद सेनापति बन गया। और उसने दक्षिण में कहां तक जीत हासिल की? देवगिरी को तो दोबारा जीता, फिर वारंगल के काकतियों, द्वार समुद्र के होयसल और सुदूर दक्षिण में मदुरई के पांडे तक को हराया। खूब सारी दौलत लूटकर दिल्ली लाया। और चित्तौड़ का अभियान? रानी पद्मिनी वाला किस्सा? हाँ, चित्तौड़ का युद्ध 1303, ये बहुत प्रसिद्ध है, खासकर मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के वजह से। कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह से रानी पद्मिनी की मांग की थी, उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर। और फिर जौहर हुआ? हाँ, जब हार निश्चित हो गई तो कहा जाता है कि रानी पद्मिनी और दूसरी राजपूत रानियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर कर लिया, यानी आग में कूद गई। ये कहानी राजपूतों की वीरता और बलिदान का प्रतीक बन गई है। हालांकि इतिहासकार इसके विवरणों पर एकमत नहीं है। अलाउद्दीन सिर्फ एक योद्धा या प्रशासक ही नहीं था, उसने दिल्ली में कुछ शानदार इमारतें भी बनवाई। बिल्कुल, वास्तुकला में भी उसका योगदान है। दिल्ली में उसने अलाई दरवाजा बनवाया, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी गेट है। बहुत खूबसूरत है वो। हाँ, मैंने देखा है। फिर सीरी का किला बनवाया, हौज खास बनवाया। जमात खाना मस्जिद का निर्माण भी उसी के समय हुआ। और उसके दरबार में अमीर खुसरो भी थे। उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में वो काफी बीमार और शायद मलिक काफूर के प्रभाव में आ गया था। उसके बाद क्या हुआ? खिलजी वंश का पतन शुरू हो गया? हाँ, उसके बाद गद्दी पर उसका बेटा बैठा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, 1316 से 1320 तक। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उसने क्या किया? उसने अपने पिता के कई सख्त नियम हटा दिए, लेकिन वो बहुत ही विलासी और अजीब किस्म का शासक साबित हुआ। उसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। खलीफा? ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, इस्लाम में खलीफा पैगंबर का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसी सुल्तान का खुद को खलीफा कहना अभूतपूर्व था। लेकिन उसके शासन में अराजकता फैली, दरबार में साजिशें बढ़ी और सल्तनत कमजोर हो गई। और फिर 1320 में
इतना तेजी से उठना और फिर गिर जाना। सही कहा। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को बहुत दूर तक फैलाया, प्रशासन में बड़े बदलाव किए, लेकिन उनकी अंदरूनी साजिशें और क्रूरता उनके पतन का कारण भी बनी। ये दिखाता है कि शक्ति, सत्ता कितनी क्षणभंगुर हो सकती है। तो खिलजी वंश का अध्याय यहाँ समाप्त होता है। महत्वाकांक्षा, विस्तार, क्रूरता और फिर पतन। लेकिन दिल्ली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। अब मंच पर आएगा एक और दिलचस्प वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश, जहां सत्ता के साथ साथ कुछ बहुत ही अनोखे और कह सकते हैं विवादास्पद विचार और प्रयोग देखने को मिलेंगे। हाँ, वो दौर भी बहुत खास था। तो उस पर बात करेंगे हम अगली कड़ी में। एडवांस्ड इंडिया माइंड के साथ बने रहिए, जहां किताबें बोलती हैं। तो खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होता है, तुगलक वंश का। जी हाँ, बिल्कुल। 1320 से लेकर करीब 1412 ईस्वी तक। काफी लंबा दौर रहा ये, और इसमें बड़े उतार चढ़ाव भी आए, महत्वाकांक्षा, नए नए प्रयोग और आखिरकार बिखराव भी। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो आज इसी दौर की गहराई में उतरते हैं। हाँ, देखते हैं कि इन शासकों के ख्वाब क्या थे और उनके फैसलों ने सल्तनत पर क्या असर डाला। शुरुआत करते हैं गयासुद्दीन तुगलक से। पहले इन्हें गाजी तुगलक के नाम से जाना जाता था, है ना? जी, उन्होंने ही खिलजी शासन का अंत करके 1320 में तुगलक वंश की नींव रखी। उनकी क्या खास बात थी, मतलब उनके शासन की पहचान? देखिए, वो एक अनुभवी प्रशासक थे। उनकी सबसे बड़ी देन थी खेतीबाड़ी और प्रशासन में सुधार। अच्छा। उन्होंने नहरें खुदवाई, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। किसानों का कर्ज माफ किया और लगान यानी टैक्स उसको घटाकर उपज का सिर्फ 1/3 कर दिया। ये तो किसानों के लिए बड़ी राहत रही होगी। बिल्कुल। वो शायद समझते थे कि सल्तनत की असली ताकत तलवार नहीं, खेत है। उन्होंने दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर भी बसाया। लेकिन उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं चला और अंत भी थोड़ा रहस्यमय सा रहा। हाँ, बंगाल से जीतकर लौट रहे थे तो एक लकड़ी का स्वागत पंडाल या महल कह लीजिए, वो गिर गया, उसी में दबकर मौत हो गई। और वो निजामुद्दीन औलिया वाली बात भी है कि संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। जी, ये किस्सा भी मशहूर है। कहा जाता है कि सुल्तान और औलिया के बीच तनाव था। खैर, सच जो भी हो, उनका अंत अचानक हुआ। उनके बाद तख्त पर आए सल्तनत के सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादास्पद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, जौना खां। इनको लेकर इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। कोई कहता है बहुत बुद्धिमान, कोई कहता है अव्यवहारिक। विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा जाता है इन्हें। मतलब सोच तो बहुत आगे की, पर फैसले अक्सर गड़बड़। बिल्कुल, जैसे वो राजधानी बदलने का फैसला, दिल्ली से दौलताबाद। हाँ, दीवगिरी। क्या जरूरत थी इसकी, और प्रजा को कितनी तकलीफ हुई होगी। जबरदस्ती सबको दक्षिण ले जाना, हजारों लोग रास्ते में ही मर गए, और फिर कुछ साल बाद वापस दिल्ली आने का फरमान। बहुत महंगा पड़ा ये। और वो तांबे के सिक्के वाला प्रयोग, सांकेतिक मुद्रा। हाँ, चांदी की कमी थी तो तांबे के सिक्के चला दिए, चांदी के बराबर कीमत पर। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाए। लोगों ने घरों में ही नकली सिक्के ढालने शुरू कर दिए। अरे बाप रे। नतीजा, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। बाजार नकली सिक्कों से भर गए। ये योजना तो पूरी तरह विफल रही। लेकिन क्या उनकी हर सोच गलत थी, या बस लागू करने में चूक हुई? ये बहुत अहम सवाल है। उनकी सोच में वाकई दूरदर्शिता थी, जैसे खेती के लिए अलग विभाग बनाना, दीवाने को ही। मोरक्को के मशहूर यात्री इब्न बतूता को चीन में राजदूत बनाकर भेजना, प्रशासन में योग्यता को तरजीह देना, धर्म या नस्ल को नहीं। ये तो काफी प्रगतिशील बातें लगती हैं वो जमाने के हिसाब से। बिल्कुल, पर शायद वो जमीनी हकीकत और अपनी प्रजा की क्षमता को आंकने में चूक गए। और शायद इसी अस्थिरता का फायदा उठाकर दक्षिण में नए राज्य भी उभरे, विजयनगर और बहमनी। जी हाँ, बिल्कुल। विजयनगर 1336 में और बहमनी 1347 में, ये भी उन्हीं के दौर में हुआ। तो मतलब अच्छे इरादे काफी नहीं होते, उन्हें जमीन पर उतारना भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। खैर, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1351 में उनके भतीजे फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे। हाँ, फिरोज शाह। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से बिल्कुल अलग राह अपनाई, है ना? लोक कल्याण पर ज्यादा ध्यान दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने स्थिरता लाने की कोशिश की। उनकी माँ एक हिंदू राजकुमारी थी, ये भी एक खास बात है। और उन्होंने काम भी बहुत करवाए। रोजगार दफ्तर, मुफ्त अस्पताल यानी दारुल शफा, और सबसे जरूरी सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरें बनवाई। नहरों का तो बहुत असर हुआ होगा खेती पर। बहुत ज्यादा।
फलों के बाग भी लगवाए। मतलब उन्होंने प्रजा का जीवन बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। पुरानी इमारतों की मरम्मत भी करवाई, जैसे कुतुब मीनार। और फिरोज शाह कोटला किला भी बनवाया। तभी तो कुछ इतिहासकार उन्हें सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। हाँ, उनके कल्याणकारी कामों की वजह से। लेकिन प्रशासनिक तौर पर उनके कुछ फैसलों के दूरगामी नतीजे शायद उतने अच्छे नहीं रहे। जैसे सैनिकों को नकद वेतन की जगह जागीरें देना। इससे आगे चलकर सामंतवाद बढ़ा। सेना में पद लगभग वंशानुगत हो गए। चेहरा और दाग प्रथा भी बंद कर दी। इससे तो केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हुआ होगा। हाँ, और उन्होंने शरिया के आधार पर 4 मुख्य टैक्स लगाए: खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। जजिया उन्होंने ब्राह्मणों पर भी लगाया, जो पहले इससे मुक्त थे। लेकिन उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया। जी, ये भी किया। और खुद अपनी आत्मकथा लिखी, फुतूहात-ए-फिरोज शाही। तो फिरोज शाह के बाद क्या हुआ? ये स्थिरता बनी रही? नहीं, उनके उत्तराधिकारी बहुत कमजोर निकले। सल्तनत धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। और फिर आया वो बड़ा संकट 1398 में। हाँ, तैमूर लंग का हमला मध्य एशिया से। उस समय दिल्ली का सुल्तान बस नाम का था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर का हमला तो दिल्ली के लिए कयामत जैसा था। बिल्कुल, उसने दिल्ली को बुरी तरह लूटा। 15 दिनों तक कत्लेआम और आगजनी। शहर वीरान हो गया। सोच खली डर लगता है। ये हमला तुगलक वंश के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। वंश कुछ साल और चला, पर ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर तुगलक वंश का ये पूरा दौर, गयासुद्दीन की स्थिरता की कोशिश, मोहम्मद बिन तुगलक के बड़े पर जोखिम भरे प्रयोग और फिरोज शाह के कल्याणकारी काम, हाँ, इन सब ने मिलकर सल्तनत के इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। लेकिन हर साम्राज्य की तरह इसका भी अंत हुआ। और इस अंत ने ही अगले वंशों सैयद और लोधी के लिए रास्ता बनाया। जी बिल्कुल, हर अंत एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। तो तुगलक वंश से हम शायद यही सीखते हैं कि सिर्फ बड़े विचार या महत्वाकांक्षा ही काफी नहीं, उन्हें सही ढंग से लागू करना और वक्त के साथ संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी है, वरना नतीजा विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल सही, संतुलन साधना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। वो दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के बारे में है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि इस वंश ने सत्ता कैसे संभाली और क्या बात इसे दूसरों से अलग बनाती है। खास पर यह कि ये दिल्ली पर राज करने वाला अकेला शिया वंश था। तो चलिए शुरू करते हैं इसके संस्थापक खिज्र खान से। जी, ये दिल्ली के शासक तो बन गए, लेकिन इन्होंने खुद को सुल्तान नहीं कहलवाया। इनकी उपाधि थी रयते आला। रयते आला। और सिक्के भी पुराने तुगलक शासकों के ही चलते रहे। मतलब आप दिल्ली के राजा हैं, पर न तो आपकी उपाधि राजा वाली है, न सिक्के आपके नाम के हैं। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। बिल्कुल, और देखिए, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी को दिखाता है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? तैमूर के हमले के बाद दिल्ली की ताकत पूरी तरह बिखर चुकी थी। खिज्र खां एक तरह से तैमूर के बेटे शाहरुख के गवर्नर के तौर पर राज कर रहे थे। अच्छा। उन्हें नियमित रूप से तोहफे और कर भेजना पड़ता था। तो रैयते आला की उपाधि और पुराने सिक्के चलाना, ये सब दरअसल उस बड़ी ताकत के प्रति वफादारी दिखाने का एक तरीका था। तो ये पूरी तरह से आजाद होने का दावा करने से ज्यादा एक सुरक्षित दाव था। सही कहा, ये एक बहुत ही होशियार चाल भी थी। होशियार चाल? हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए कि उनके पीछे तैमूर की ताकत है, ताकि कोई और उन्हें चुनौती देने की हिम्मत ही ना करे। और ये मत भूलिए कि वो सुन्नी तुर्क अमीरों से घिरे दिल्ली के एकमात्र शिया शासक थे। तो ये एक तरह का राजनीतिक कवच था। बिल्कुल, और इसी वजह से खुतबा भी तैमूर के वंशजों के नाम पर ही पढ़ा जाता था। एक मिनट, खुतबा पढ़वाना, इसका असली मतलब क्या था उस जमाने में? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म थी? नहीं, ये उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक घोषणा होती थी। अच्छा। जुमे के नमाज में खुतबा जिसके नाम का पढ़ा जाता था, वही उस इलाके का संप्रभु शासक माना जाता था। ये आज के जमाने में अपनी करेंसी छापने जैसा था। तो खिज्र खान ने खुतबा शाहरुख के नाम पर रखकर साफ कर दिया था कि असली बॉस कौन है। जी हाँ। तो खिज्र खान एक तरह से पर्दे के पीछे से राज कर रहे थे, लेकिन ये रणनीति हमेशा तो नहीं चल सकती थी। यकीनन उनके बेटे मुबारक शाह ने कुछ अलग किया होगा। बिल्कुल अलग। मुबारक शाह ने आते ही, कह सकते हैं, पूरा तख्ता ही पलट दिया। अच्छा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने शाह की उपाधि ली, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सबसे बड़ी बात, अपने नाम के सिक्के? हाँ, अपने नाम के सिक्के जारी किए। ये तैमूरियों से आजादी का एक खुला ऐलान था, एक बहुत बड़ा और साहसी कदम। और क्या हमारे पास इस दौर की कोई खास जानकारी का स्रोत है? हाँ बिल्कुल है। मुबारक शाह ने अपने दौर के इतिहासकार याहिया अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था, जिन्होंने
तारीख मुबारक शाही लिखी। सही कहा। और हमें ये जानकारी सीधे उसी किताब से मिलती है। सरहिंदी लिखते हैं कि कैसे सुल्तान ने अपने नाम का सिक्का जारी कर दिल्ली की प्रभुसत्ता का ऐलान किया। उन्होंने यमुना किनारे मुबारकाबाद शहर भी बसाया था। तो एक तरफ अधीनता दिखाकर वंश की नींव रखी गई और दूसरी तरफ स्वतंत्रता का दावा करके उसे मजबूत करने की कोशिश हुई। जी। लेकिन मुबारक शाह ने इतनी मेहनत से जो आजादी की नींव रखी, वो इतनी जल्दी ढह कैसे गई? वंश तो सिर्फ 37 ईयर्स ही चला। बात यह है कि मुबारक शाह के बाद के शासक उतने काबिल नहीं थे। उनके भतीजे मोहम्मद शाह ने सरहिंद के गवर्नर बहलोल लोधी पर बहुत ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया। ये एक बड़ी गलती थी। बहुत बड़ी। उन्होंने लोधी को खान ए खाना जैसी बड़ी उपाधि दे दी, जिससे लोधी की ताकत और महत्वाकांक्षा दोनों बढ़ गई। और फिर अंत कैसे हुआ? आखिरी शासक अलाउद्दीन आलम शाह, वो तो बहुत ही कमजोर साबित हुए। अच्छा, हालात इतने खराब हो गए कि वो दिल्ली छोड़कर बदायूं में जाकर बस गए और इसी मौके का फायदा उठाकर बहलोल लोधी ने 1451 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और लोधी वंश की शुरुआत की। हाँ, और इस तरह सैयद वंश का अंत हो गया। तो हमने देखा कि कैसे एक ही वंश ने सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लिए दो बिल्कुल उल्टे रास्ते अपनाए। एक ने अधीनता में सुरक्षा खोजी, तो दूसरे ने आजादी में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। और ये हमारे लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है कि किसी नई हुकूमत की कामयाबी आखिर किस बात पर ज्यादा निर्भर करती है? किसी बड़ी ताकत से वैधता और सुरक्षा हासिल करने पर, या फिर हिम्मत दिखाकर अपनी संप्रभुता का दावा करने पर? इतिहास हमें इन दोनों रास्तों के सफल और असफल दोनों तरह के उदाहरण दिखाता है। हमने बात की थी कि कैसे तुगलक और सैयद वंशों के बाद दिल्ली सल्तनत की पकड़ ढीली पड़ रही थी। हाँ, एक तरह का खालीपन आ गया था राजनीति में। बिल्कुल। और इसी माहौल में हम देखते हैं कि अफगान ताकतें उभर रही थी, जो दिल्ली की कहानी को एक नया मोड़ देने वाली थी। जी। हम लोधी वंश के दौर में उतर रहे हैं, मतलब 1451 से 1526 तक। हाँ, ये अफगानों का शासन था दिल्ली पर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे इन शासकों ने पहले तो बिखरती सल्तनत को समेटने की कोशिश की, और फिर कैसे उनका अपना दौर ही खत्म हो गया। सही। तो हमारा मकसद यही समझना है कि इस वंश ने क्या किया, सल्तनत को कैसे संभाला, और भारतीय राजनीति पर आप कह सकते हैं अफगान असर कैसे छोड़ा। चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं बहलोल लोधी से। ये शाहू खेल अफगान कबीले का सरदार था और 1451 में दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। यहीं से अफगान हुकूमत शुरू हुई। इसने गाजी की उपाधि भी ली थी। जी। जोड़ने के लिए क्या किया? उन्हें जागीरें दी और बराबरी का बर्ताव किया, जो उस वक्त बड़ी बात थी। हाँ, वो उन्हें मसनदे अली, मतलब मेरे महान सरदार कहता था, और उनके सम्मान में खड़ा भी हो जाता था। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, असल में ये उसकी जरूरत थी। उसे पता था कि अफगान सरदार वो अपनी आजादी पसंद करते हैं, तो उनको साथ रखना जरूरी था। बिल्कुल। उनकी कबायली बराबरी की भावना का सम्मान करके ही उन्हें एकजुट रखा जा सकता था। ये उसकी व्यवहारिकता थी। इसके बिना दिल्ली पर राज करना मुमकिन नहीं था। और ये कामयाब भी रहा। उसने जौनपुर के जो शक्तिशाली शर्की सुल्तान थे उन्हें हराया। हाँ, इससे सल्तनत का रुतबा फिर से बढ़ा। और एक सिक्का भी चलाया, बहलोली सिक्का। वो तो कहते हैं अकबर के वक्त तक चलता रहा। जी, काफी लोकप्रिय हुआ था। फिर 1489 में बहलोल की मौत हो गई और गद्दी मिली उसके बेटे निजाम खां को, जिसे हम सुल्तान सिकंदर शाह लोधी के नाम से जानते हैं। सिकंदर लोधी का दौर, उसे हम प्रशासनिक सुधारों और सल्तनत के विस्तार का दौर कह सकते हैं। हाँ, उसने काफी काम किया, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा विरोधाभास भी था। हाँ, उसकी माँ जयबंद वो हिंदू थी, एक सुनार की बेटी। शायद इसका भी असर रहा हो सकता है। एक तरफ तो वो कुशल प्रशासक था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मामलों में धार्मिक रूप से कह सकते हैं असहिष्णु भी नजर आता है। उसकी उपलब्धियों को देखें तो उसने जौनपुर के हुसैन शाह शर्की को आखिरकार हराया 1494 में, बिहार तक नियंत्रण बढ़ाया, और वो जमीन की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी पैमाना वो भी उसी ने शुरू किया। हाँ, जो काफी समय तक इस्तेमाल होता रहा। और सबसे बड़ी बात, 1504 में आगरा शहर की नींव रखी। ये बहुत महत्वपूर्ण था, आगे चलकर मुगलों की भी राजधानी बना। सही, सामरिक रूप से भी। बिल्कुल। गजे सिकंदरी से राजस्व व्यवस्था बेहतर हुई, आमदनी बढ़ी, और आगरा से दिल्ली पर दबाव कम हुआ और राजस्थान मालवा पर नियंत्रण आसान हो गया। ये उसकी दूरदर्शिता थी। वो सल्तनत को एक ठोस ढांचा देना चाहता था। जी। लेकिन जैसा हमने कहा, दूसरा पहलू भी था।
सिकंदर ने मुहर्रम पर ताजिए निकालने पर रोक लगा दी। हाँ, और मस्जिदों को सरकारी दफ्तरों की तरह इस्तेमाल करने की बात भी आती है। कुछ मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी हैं। उसने मुस्लिम औरतों की पीरों की मज़ारों पर जाने पर भी रोक लगाई थी। देखिए, इस धार्मिक कट्टरता के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ मानते हैं कि वो अपनी अफगान और मुस्लिम पहचान को ज्यादा जोर से पेश करना चाहता था, शायद अपनी माँ की पृष्ठभूमि के कारण, या शायद उलेमाओं को खुश रखने की कोशिश हो। हाँ, ये भी हो सकता है, राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए। वजह जो भी हो, ये उसके व्यक्तित्व की जटिलता दिखाता है। और मजे की बात ये कि यही सिकंदर लोधी गुलरूख उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। हाँ, ये भी एक पहलू है। उसके वजीर मियाँ भूया ने मोट की मस्जिद बनवाई, जो आज भी दिल्ली में है। विद्वानों को भी संरक्षण दिया। संगीत पर लज्जत सिकंदर शाही ग्रंथ उसी के समय लिखा गया। और संत कबीरदास भी उसी के समकालीन थे। फिर 21 नवंबर 1517 को गले की बीमारी से उसकी मौत हो गई। वो पीछे एक अनुशासित सल्तनत छोड़ गया, पर कुछ असंतोष भी। जी, और ये अनुशासन बनाए रखना ही अगली चुनौती थी। बिल्कुल, खासकर जब गद्दी उसके बेटे इब्राहिम लोधी के हाथ आई। इसका मिजाज अपने पिता और दादा से काफी अलग था। हाँ, आगरा में इब्राहिम शाह की उपाधि ली। जोशीला था पर अड़ियल और शक्की मिजाज का। उसने सुल्तान की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, मतलब अफगान सरदारों पर पूरी लगाम कसने की। और यही गड़बड़ हो गई। उसने बहलोल लोदी वाली बराबरी की नीति को पलट दिया, जिससे अफगान अमीर बुरी तरह नाराज हो गए। उसने ग्वालियर तो जीत लिया, लेकिन 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा से गतौली की लड़ाई में हार गया। और इस हार से उसकी इज्जत को बहुत धक्का लगा। यहीं इब्राहिम चूक गया। वो शायद जमीनी हकीकत और अफगान सरदारों की मानसिकता को समझ नहीं पाया। उसे लगा सल्तनत मजबूत है, अब सरदारों की पुरानी व्यवस्था की जरूरत नहीं। लेकिन घतौली की हार और उसकी सख्ती ने असंतोष को विद्रोह में बदल दिया। और फिर नाराज सरदारों में जैसे पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम का चाचा आलम खां लोधी। हाँ, उन्होंने काबल के शासक बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता भेज दिया। और इसी न्योते का नतीजा था 21 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, जहां इब्राहिम लोधी की बड़ी सेना बाबर की छोटी मगर अनुशासित और तोप खाने वाली सेना से हार गई। इब्राहिम लड़ते हुए मैदान में ही मारा गया। दिल्ली सल्तनत का अकेला सुल्तान जिसकी मौत जंग के मैदान में हुई। और इसी के साथ लोधी वंश का और दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का नया अध्याय शुरू हुआ। जी, तो संक्षेप में कहें तो लोधी वंश ने करीब 75 साल दिल्ली सल्तनत को संभाला, उसे एक अफगान पहचान दी और कुछ स्थिरता भी दी। इनकी हठधर्मिता, उसने उनकी ताकत को अंदर से खोखला कर दिया। और यही अंदरूनी कमजोरी थी जिसने बाबर जैसे बाहरी हमलावर के लिए रास्ता खोल दिया। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर मान लीजिए इब्राहिम लोधी थोड़ा नर्म होता, अपने सरदारों से समझौता कर लेता, तो क्या होता? क्या दिल्ली सल्तनत कुछ और चलती? हाँ, क्या बाबर कामयाब हो पाता? इतिहास शायद कुछ और होता। ये सोचने वाली बात है। तो हमारे स्रोत एक दिलचस्प सवाल उठाते हैं। दिल्ली सल्तनत, जो शुरू में एक बाहरी सैन्य शक्ति थी, वो हिंदुस्तान की सबसे मजबूत ताकत आखिर बनी कैसे? क्या ये सिर्फ तलवार के दम पर हुआ या इसके पीछे कोई बहुत सोचा समझा सिस्टम भी काम कर रहा था? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ये सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब उनके एडमिनिस्ट्रेशन में छिपा है। अच्छा, जो किसी एक तय फॉर्मूले पर नहीं चलता था। ये एक मिक्सचर था। इसमें तुर्क अफगान तरीके भी थे, इस्लामिक सोच भी थी और सबसे जरूरी भारत की अपनी जमीनी हकीकत। मतलब इसी जुगाड़ पर पूरी सल्तनत खड़ी थी? बिल्कुल। और इस इमारत की सबसे ऊंची मीनार कौन था? सुल्तान। हाँ, बलबन जैसे सुल्तानों ने तो खुद को नियाबत खुदाई यानी ईश्वर की परछाई तक कह दिया। हाँ, मतलब साफ था, सुल्तान का हुक्म ही कानून है। पर सुल्तान अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके नीचे मंत्रियों की पूरी टीम थी। सबसे बड़ा खिलाड़ी था वजीर, जो आज के प्रधानमंत्री जैसा हुआ। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों का मिला जुला काम। और फिर था सेना का मंत्री, जिसके तहत अलाउद्दीन खिलजी ने एक कमाल का सिस्टम शुरू किया, दाग हुलिया। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। घोड़ों को दागना और सैनिकों का हुलिया लिखना। बिल्कुल, ताकि सेना में कोई घोस्ट सैनिक ना हो। बहुत सख्त कंट्रोल था। अच्छा, ये तो हुआ सेंटर का कंट्रोल, लेकिन इतने बड़े देश के दूर दराज के इलाकों को कैसे संभालते थे? उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही चालाक सिस्टम बनाया, इख्ता प्रणाली।
इक्ता प्रणाली? हाँ, इसमें गवर्नरों को मतलब इक्तादारों को सैलरी की जगह जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। ओके। वो उस जमीन से टैक्स वसूलते, अपना खर्च निकालते और सुल्तान के लिए एक सेना भी तैयार रखते थे। मतलब एक ही सिस्टम से टैक्स कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर और आर्मी, तीनों काम हो गए। बिल्कुल, ये सल्तनत की प्रशासनिक रीढ़ थी। वाह, ये तो बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम लगता है। था, लेकिन इसी सिस्टम ने आगे चलकर शक्तिशाली गवर्नरों को भी जन्म दिया जो दिल्ली को चुनौती देने लगे। अच्छा, ये भी एक पहलू है। ठीक है, तो इस प्रशासन और इतनी बड़ी सेना का खर्च कहाँ से आता था? क्या सिर्फ जमीन का टैक्स काफी था? ज्यादातर पैसा तो खराज यानी जमीन के टैक्स से ही आता था, आमतौर पर उपज का 1/3 हिस्सा। 1/3? लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने तो इस खेल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। उसने दोआब जैसे उपजाऊ इलाकों में टैक्स बढ़ाकर सीधा आधा कर दिया, 50%। आधा? और उसने बाजार पे भी तो बहुत कड़ा नियंत्रण किया था। हाँ, उसने अनाज से लेकर घोड़ों तक हर चीज की कीमत तय कर दी। हर चीज की? हर एक चीज की। और स्रोत बताते हैं कि अगर कोई दुकानदार वजन में हेराफेरी करता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। बाप रे, ये तो बहुत ही क्रूर था। लेकिन शायद इसी डर से सिस्टम काम कर रहा था। अच्छा, और इस लेन देन के लिए पैसा कैसा था? मतलब करेंसी क्या थी? क्रिप्टो करेंसी जैसा सुनाई दे रहा है। आप कह सकती हैं, एक बहुत ही रेडिकल विचार था, पर क्या इसका अंजाम क्या हुआ? बुरी तरह फेल हो गया। लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल खोल ली और धड़ाधड़ नकली सिक्के बनाने लगे। जाहिर है खजाना तो खाली हो ही गया होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई राजनीति और पैसे की बात, पर आम समाज कैसा था? क्या वहां भी इतनी उथल पुथल थी? समाज की तस्वीर आप कह सकते हैं काफी मिलीजुली थी। शासक वर्ग तुर्क अफगान था, लेकिन आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदू था। और इसी दौर में चिश्ती और सोहरवर्दी जैसे सूफी सिलसिले बहुत लोकप्रिय हुए। वो एक तरह से कल्चरल ब्रिज बना रहे थे। और साहित्य में भी ये मिलावट दिखती है क्या? बिल्कुल। अमीर खुसरो, जिन्हें तूते हिंद या भारत का तोता कहते हैं, वो इसी दौर की उपज थे। उन्होंने फारसी और हिंदवी को मिलाकर एक नया अंदाज बनाया। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो दिल्ली सल्तनत सिर्फ एक फौजी ताकत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बनाया, इक्ता सिस्टम से उसे दूर तक फैलाया और अर्थव्यवस्था पर भी कड़ा कंट्रोल रखा। हाँ, और सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की, उन्होंने हर चीज को भारतीय माहौल के हिसाब से ढाला। यही उनका असली जीनियस था। चलिए, तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। स्रोत बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, मैं नहीं जानता कि क्या जायज है और क्या नाजायज, मैं वही करता हूँ जो राज्य के लिए अच्छा हो। बहुत मशहूर कथन है ये। तो ये देखते हुए कि सल्तनत का प्रशासन इस्लामी और भारतीय परंपराओं का मिश्रण था, क्या खिलजी का ये दावा उस दौर के लिए एक क्रांतिकारी विचार था या सिर्फ अपनी सत्ता बचाने की एक राजनीतिक मजबूरी? 14वीं 15वीं सदी के भारत की तस्वीर सोचिए। दिल्ली में जो सल्तनत थी उसकी ताकत अब बिखर रही थी। हाँ, और इसकी वजह भी साफ थी। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, वो तो पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। और फिर फिरोज तुगलक की रियायतें थीं जिनसे अमीर और शक्तिशाली हो गए। बिल्कुल। और रही सही कसर वो 1398 में तैमूर ने पूरी कर दी। उसने दिल्ली को ऐसा रौंदा कि सल्तनत की कमर ही टूट गई। तो चलिए आज इसी बिखराव से पैदा हुई नई शक्तियों को समझते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक सल्तनत के पतन की कहानी नहीं है, ये कहानी है पूरे भारत में दर्जनों नए स्वतंत्र राज्यों के उदय की। और ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, है ना? इन राज्यों ने कला, साहित्य, वास्तुकला में भी बहुत कुछ नया किया। सही बात है। आज हम इसी सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता की पड़ताल करेंगे। तो कहाँ से शुरू करें? पूरब से? बंगाल और जौनपुर? हाँ, बंगाल से करते हैं। शमसुद्दीन इलियास शाह ने वहाँ एक नए वंश की नींव रखी, लेकिन असली मजा तो हुसैन शाह के दौर में आया, जिसे बंगाल का स्वर्ण युग भी कहते हैं। ऐसा क्या खास था उस दौर में? खास ये था कि उन्होंने दिल्ली की नकल नहीं की, उन्होंने स्थानीय बंगाली भाषा और साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया। चैतन्य महाप्रभु जैसे संत भी तो उसी दौर के हैं। अच्छा, और व्यापार का भी बड़ा केंद्र था शायद, मसाले, रेशम। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र तो था ही, पर उससे भी ज्यादा वो अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान बना रहा था। और बंगाल के पास ही जौनपुर था, जिसे शिराज़े हिंद कहते थे। ये नाम क्यों पड़ा, भारत का शिराज? ये उपाधि बहुत बड़ी है।
वो इसलिए क्योंकि जब तैमूर के हमले के बाद दिल्ली से विद्वान, कवि, कलाकार सब भागे तो उन्हें जौनपुर में पनाह मिली। तो ये एक तरह का कल्चरल हब बन गया। एकदम। इब्राहिम शाह शर्गी के समय में तो ये फारसी संस्कृति, संगीत और शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र बन गया था कि इसकी तुलना ईरान के शिराज से होने लगी। वहां की अटाला मस्जिद आज भी देखने लायक है। तो पूरब की कहानी तो ये थी। अब जरा मध्य और पश्चिम भारत की ओर चले, मालवा और गुजरात ने समुद्री व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया, खासकर खंभात बंदरगाह से। ये राज्य आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे। और मालवा, वहाँ होशंग शाह का मकबरा बहुत मशहूर है। कहते हैं वो भारत का पहला संगमरमर का मकबरा था। हाँ, और ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये एक तरह से वास्तुकला में एक नए युग की शुरुआत थी। मतलब अब तक बेहतरीन इमारतें सिर्फ दिल्ली में बनती थीं, पर अब मालवा जैसे राज्य दिखा रहे थे कि वो भी किसी से कम नहीं। कहते हैं कि ताजमहल बनाने से पहले शाहजहां ने अपनी एक टीम इस मकबरे को देखने भेजी थी। वाह, ये तो कमाल की बात है। और उत्तर में कश्मीर का भी जिक्र करना जरूरी है। वहाँ के शासक थे जैनुल आबिदीन, जिन्हें बड़शाह यानी महान सुल्तान कहा जाता था। बड़शाह, ये उपाधि अकबर से भी पहले। ऐसा क्या किया था उन्होंने? उनकी नीतियां उस दौर के हिसाब से बहुत अलग थीं। उन्होंने जजिया हटा दिया, कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाया, महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। मतलब एक बहुत ही सहिष्णु शासक थे। बिल्कुल। वो कला, संगीत, यहाँ तक कि कागज बनाने की कला के भी संरक्षक थे। और राजपूताना को तो हम भूल ही नहीं सकते। मेवाड़ में राणा कुंभा। हाँ, और राणा कुंभा सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। उन्होंने जो कुंभलगढ़ का किला बनाया, उसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है जिसे आज भारत की महान दीवार भी कहते हैं। सही कहा। और उधर मारवाड़ में राव जोधा जोधपुर की स्थापना कर रहे थे। मतलब हर कोई अपनी एक अलग दुनिया बना रहा था। एक मिनट, हम पूर्वोत्तर को कैसे भूल सकते हैं? अहोम राज्य, उनका किस्सा तो इन सबसे बिल्कुल ही अलग है। हाँ, अहोम राज्य की असली ताकत थी उनकी पाइक प्रथा। ये क्या थी? मैंने पढ़ा है कि हर व्यक्ति सैनिक भी था और किसान भी। यही थी वो प्रथा, एक तरह की अनिवार्य सैन्य सेवा। इससे उन्हें एक विशाल स्थायी सेना की जरूरत नहीं पड़ती थी। और जब मुगलों ने हमला किया तो पूरा का पूरा समाज ही एक सेना में बदल गया। और उनके सेनापति लाचित बोरफुकन को तो आज भी याद किया जाता है मुगलों को हराने के लिए। उनकी जीत का एक बड़ा राज यही पाइक प्रथा थी। तो कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत का कमजोर होना भारत के लिए कोई अंत नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। एक केंद्रीय शक्ति की जगह कई छोटे छोटे लेकिन सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत केंद्र उभर कर आए। हाँ, देश एक गुलदस्ते की तरह बन गया जिसमें हर फूल की अपनी अलग पहचान और खुशबू थी। पर यह भी सच है कि इन राज्यों में आपस में लड़ाइयां भी बहुत होती थीं। तो इसने उस जटिल राजनीतिक जमीन को तैयार किया जिसका सामना बाद में मुगलों को करना पड़ा। बिल्कुल। उनके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, ये सोचना दिलचस्प है कि अगर 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य का उदय ना होता तो इन शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का भविष्य क्या होता? क्या भारत कई अलग अलग देशों में बढ़ जाता, या कोई और शक्ति इन्हें एक करती? सोचने वाली बात है। चौदहवीं शताब्दी की दिल्ली सल्तनत मतलब एक लड़खड़ाती हुई ताकत। और जब भी केंद्र कमजोर होता है तो दूर के इलाकों में नई शक्तियां सिर उठाने लगती हैं। तो सवाल ये है कि उस दौर में जब उत्तर भारत में इतनी उथल पुथल मची थी, दक्षिण भारत में सत्ता का असली केंद्र कौन बन रहा था? आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी है दक्षिण भारत के दो महान और कट्टर प्रतिद्वंदी साम्राज्यों की, विजयनगर और बहमनी। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का जिक्र नहीं है। आज हम उनके उदय, उनके विस्तार और उस 200 साल लंबे संघर्ष को समझेंगे जिसने दक्कन की जमीन का नक्शा ही बदल दिया। जी, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ दो राज्य नहीं थे, ये दो बिल्कुल अलग पहचानें थीं। एक तरफ एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था जो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए खड़ा हुआ, और दूसरी तरफ दक्षिण का पहला बड़ा स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य। तो ये एक तरह का पावर वैक्यूम था जो दिल्ली सल्तनत की कमजोर होने से बना। बिल्कुल। इसी मौके का फायदा उठाकर ये दो ताकतें खड़ी हुईं, और इनकी विरासत वो आज भी दक्षिण भारत की कला, भाषा और पहचान में जिंदा है। चलिए तो फिर इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत विजयनगर से करते हैं। इसका नाम ही विजय का शहर है। ये कहानी शुरू कैसे हुई? कौन थे वो लोग? कहानी बहुत दिलचस्प है। इसकी नींव रखी गई 1336 में। दो भाई थे,
हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का। हाँ, संगम वंश के। कहते हैं कि उन्हें उनके गुरु संत विद्यारण्य ने प्रेरणा दी थी। उस वक्त मतलब उत्तर से तुगलक सल्तनत के हमले बढ़ रहे थे और दक्षिण की छोटी छोटी हिंदू रियासतें बिखर रही थीं। अच्छा। तो ऐसे में एक मजबूत, एक एकीकृत हिंदू राज्य की जरूरत महसूस हो रही थी और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। वही हम्पी जो आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जी वही। तो मतलब मकसद एकदम साफ था, दक्षिण में एक सुरक्षा कवच तैयार करना। पर ये साम्राज्य फैला कितना हुआ था? क्या ये सिर्फ कुछ शहरों तक ही सीमित था? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने शिखर पर ये कृष्णा और गोदावरी नदियों से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। यानी आज के कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, ये सब। हाँ, इन सब के बड़े हिस्से इसके नियंत्रण में थे। लेकिन एक इलाका था जो हमेशा से एक कांटे की तरह चुभता रहा, रायचूर दोआब। रायचूर दोआब, ये नाम बार बार आता है। ऐसा क्या खास था इस जमीन के टुकड़े में? देखिए, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जमीन, और ये रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का एक बेहद उपजाऊ इलाका था। तो मतलब खेती बहुत अच्छी होती होगी। बहुत ज्यादा, जिससे लगान भी बहुत मिलता था। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ लोहे और हीरों की खदानें भी थीं। अच्छा। तो जाहिर है जिसका भी इस पर कब्जा होता, उसकी आर्थिक और सामरिक ताकत वो कई गुना बढ़ जाती। और इसी एक टुकड़े के लिए विजयनगर और बहमनी सल्तनत में लगभग 200 साल तक संघर्ष चलता रहा। ठीक है, तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कोई खास सिस्टम भी तो होगा। इसे मैनेज कैसे किया जाता था? बिल्कुल, और उनका सिस्टम बहुत अनोखा था। उसे कहते हैं नायक प्रणाली या नायनकार सिस्टम। नायक प्रणाली, ये क्या थी? इसे ऐसे समझिए कि राजा वो अपनी जमीन सीधे कंट्रोल नहीं करता था। वो साम्राज्य को कई हिस्सों में बांटते था और हर हिस्से की जिम्मेदारी एक नायक को सौंपता। तो ये नायक कौन थे? कोई गवर्नर जैसे? हाँ, एक तरह से सैन्य सरदार समझिए आप, मिलिट्री चीफ्स। तो ये एक तरह की जागीरदारी हुई, मतलब राजा ने जमीन दी और बदले में नायक उसे सैनिक देते थे। हाँ, काफी हद तक। नायक को जो जमीन मिलती थी उसे अमरम कहते थे, और बदले में नायक की जिम्मेदारी होती थी कि वो एक तय संख्या में पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी राजा के लिए तैयार रखे। वो अपने इलाके से टैक्स वसूलता, कानून व्यवस्था बनाए रखता और उसी पैसे से सेना का खर्च चलाता। तो इससे राजा को एक बहुत बड़ी स्थायी सेना रखने के झंझट से मुक्ति मिल गई। बिल्कुल। तो इस मिलिट्री फर्स्ट सिस्टम का नतीजा क्या हुआ? मतलब क्या इससे कोई आर्थिक फायदा भी हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसी सिस्टम ने जो स्थिरता दी, उसी की वजह से विजयनगर दक्षिण भारत का सबसे अमीर साम्राज्य बन गया। देखिए, जब अंदरूनी तौर पर शांति होती है तो व्यापार फलता फूलता है। सही बात है। इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो खेती थी, पर असली दौलत आती थी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से। मसाले, सूती कपड़े, हीरे, ये सब पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। और बाहर से क्या मंगाते थे? सबसे जरूरी चीज जो वो मंगाते थे वो थे अरबी और फारसी घोड़े, जो उनकी सेना के लिए बहुत बहुत जरूरी थे। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम उन विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ते हैं जो उस समय विजयनगर आए थे। उन्होंने जो लिखा है वो तो किसी परिकथा जैसा लगता है। बिल्कुल, जैसे 15वीं सदी में फारस के राजदूत अब्दुल रज़ाक आए थे देवराय द्वितीय के समय में। उन्होंने लिखा कि मैंने दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं देखी जो इसके बराबर हो। कमाल है। उन्होंने बाजारों का जिक्र किया है जो हीरे, मोतियों और पन्नों से भरे रहते थे। फिर 16वीं सदी में पुर्तगाल से डोमिंगो पेयस आए, कृष्णदेव राय के जमाने में। अच्छा। उन्होंने हम्पी शहर का इतना शानदार वर्णन किया है कि वो रोम जितना बड़ा था और उसके बाजारों में दुनिया की हर चीज बिकती थी। तो मतलब ये सिर्फ एक सैन्य ताकत नहीं बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति था। एकदम। विजयनगर पर करीब 300 साल तक 4 अलग अलग वंशों ने राज किया। क्या इनमें कोई ऐसा शासक हुआ जिसे हम साम्राज्य का सबसे महान राजा कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, पहले संगम वंश आया जिसके संस्थापक हरिहर बुक्का थे। इसी वंश में देवराय द्वितीय हुए जो एक ताकतवर शासक थे। फिर एक छोटा सा दौर सालू वंश का आया, लेकिन विजयनगर का स्वर्ण युग वो शुरू होता है तुलु वंश के साथ। और इस वंश के सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, ये नाम तो आज भी दक्षिण भारत में बहुत इज्जत से लिया जाता है। ऐसा क्या था उनमें? कृष्णदेव राय एक मुकम्मल राजा थे। वो एक बेमिसाल योद्धा थे।
उन्होंने उड़ीसा के गजपति राजाओं को हराया, बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतों को धूल चटाई और रायचूर दोआब? हाँ, और सबसे बढ़कर उस रायचूर दोआब पर पूरा कब्जा कर लिया जिसके लिए सदियों से जंग चल रही थी। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उन्हें अभिनव भोज और आंध्र भोज भी कहा जाता था क्योंकि वो कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। तेलुगु साहित्य का जो क्लासिकल युग है वो उन्हीं के समय को माना जाता है। उन्होंने खुद भी कुछ लिखा था शायद? जी, उन्होंने खुद तेलुगु में राजनीति और प्रशासन पर एक ग्रंथ लिखा, अमुक्त माल्यदा। ये कमाल की बात है कि एक राजा जो मैदान जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा है, वही रात को बैठकर कविता और शास्त्र भी लिख रहा है। यही उनकी महानता थी। लेकिन इतने महान साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? जो ताकत अपने शिखर पर इतनी मजबूत थी, वो आखिर बिखरी कैसे? हर कहानी की तरह इसका भी एक अंत था। कृष्णदेवराय के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं थे, साम्राज्य अंदरूनी झगड़ों में फंस गया और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। 23 जनवरी 1565, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध। और इस युद्ध में विजयनगर को हराया किसने? दक्कन की सल्तनतों ने बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, इन चारों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। विजयनगर की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन इस गठबंधन के सामने वो टिक नहीं पाई। तो ये हार बहुत बड़ी थी। जलाकर राख कर दिया गया। इसके बाद अरविडू वंश ने कुछ समय तक राज करने की कोशिश की, पर साम्राज्य की आत्मा वो मर चुकी थी। तो जिन सल्तनतों ने विजयनगर को हराया, वो आखिर थीं कौन? ये अचानक से कहां से आ गईं? बिल्कुल, और यही कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। ये सल्तनतें असल में विजयनगर के सबसे पुराने और सबसे बड़े दुश्मन बहमनी साम्राज्य के टुकड़ों से बनी थी। अच्छा। बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 में हुई थी, विजयनगर के बस 11 साल बाद। और इसकी कहानी भी दिल्ली के तुगलक शासन की कमजोरी से ही जुड़ी है। दक्कन के तुर्क सरदारों ने विद्रोह किया और अपने एक लीडर हसन गंगू को सुल्तान बना दिया। उसने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब लिया और बहमनी सल्तनत की नींव रखी। तो मतलब दक्षिण में एक ही समय पर दो बड़ी ताकतें एक साथ उभर रही थी, एक हिंदू, एक मुस्लिम। टकराव तो होना ही था, और हुआ भी। जैसा मैंने कहा, रायचूर दोआब को लेकर इनके बीच 200 साल तक लगातार युद्ध चले। और बहमनी सल्तनत की राजधानी, पहली राजधानी गुलबर्गा थी, बाद में उसे बीदर ले जाया गया। इस सल्तनत में भी कई बड़े सुल्तान हुए, जैसे फिरोज शाह बहमनी जो कला का शौकीन था, या अहमद शाह वली जिसे एक सूफी संत माना जाता था। लेकिन इस सल्तनत का सबसे बड़ा नाम वो किसी सुल्तान का नहीं है। इंतजार, मतलब सबसे ताकतवर इंसान राजा नहीं था, तो फिर कौन था? वो था वजीर आजम महमूद गवान। महमूद गवान? महमूद गवान के बारे में कहा जाता है कि वो एक शख्स नहीं बल्कि एक पूरी संस्था थे। वो ईरान से एक व्यापारी बनकर आया था, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर सल्तनत के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा। उसने पूरे प्रशासन को सुधार दिया, जागीरदारी सिस्टम में जो भ्रष्टाचार था उसे खत्म किया, जमीन की पैमाइश करवाकर टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाया। और शिक्षा के लिए भी उन्होंने कुछ किया था, है ना? हाँ, वो शिक्षा का ऐसा दीवाना था कि उसने बीदर में एक शानदार यूनिवर्सिटी बनवाई, मदरसा ए महमूद गवान, जिसके खंडहर आज भी मौजूद हैं। ये तो कमाल है। लेकिन अगर वो इतना काबिल था तो फिर साम्राज्य कमजोर क्यों पड़ गया? क्योंकि उसकी काबिलियत ही उसकी दुश्मन बन गई। सल्तनत के जो पुराने अमीर और सरदार थे, वो महमूद गवन की बढ़ती ताकत से जलने लगे। अच्छा। उन्हें लगा कि ये बाहर से आया हुआ आदमी हम पर हुकूमत कर रहा है। उन्होंने सुल्तान के कान भरे, एक झूठा खत तैयार किया और एक साजिश के तहत सुल्तान से ही महमूद गवन की हत्या करवा दी। ओहो। कहते हैं कि मरते वक्त गवन ने कहा था, मेरी बेगुनाही का खून इस सल्तनत को ले डूबेगा, और हुआ भी यही। उसकी मौत के बाद बहमनी साम्राज्य में कोई भी काबिल प्रशासक नहीं बचा और वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। और इसी बिखराव से वो 5 सल्तनतें निकली। एकदम सही। महमूद गवन की मौत के कुछ ही सालों बाद 1490 के आसपास बहमनी सल्तनत 5 छोटी छोटी सल्तनतों में टूट गई। बीजापुर की आदिल शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, बेरार और बीदर। और मजे की बात देखिए, यही वो सल्तनतें हैं जिन्होंने अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आकर तालीकोटा में विजयनगर को हराया था। हाँ, तो एक तरह से बहमनी साम्राज्य के खंडहरों ने ही विजयनगर का अंत किया। तो इस पूरी कहानी, इन लड़ाइयों, इन साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने का निचोड़ क्या है? हमारे लिए आज इसकी क्या अहमियत है? जब हम लड़ाइयों से आगे देखते हैं तो हमें एक शानदार सांस्कृतिक विरासत दिखाई देती है, खासकर आर्किटेक्चर में। इन दक्कनी सल्तनतों ने इमारतें बनाने की एक बिल्कुल नई शैली को जन्म दिया।
इसे दक्कन बारोक या इंडो इस्लामिक स्टाइल कहते हैं, जिसमें ईरानी, तुर्की और भारतीय शैलियों का संगम था। बिल्कुल एक अद्भुत संगम था। इसके कुछ उदाहरण जो आज भी हम देख सकते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे बीजापुर का गोल गुंबज, ये दुनिया के सबसे बड़े डोम में से एक है। इसकी सबसे खास बात है इसकी विस्परिंग गैलरी। अच्छा, जहाँ फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। आप जहां एक कोने में अगर आप फुसफुसाएं तो 37 मीटर दूर दूसरे कोने में साफ सुनाई देता है। या फिर हैदराबाद की पहचान चार मीनार, जिसे गोलकुंडा के सुल्तान ने बनवाया था। गोलकुंडा का किला तो अपने आप में एक अजूबा था, जो कभी कोहिनूर जैसे हीरो के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। तो इन इमारतों ने दक्कन को एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान दी जो विजयनगर की द्रविड़ मंदिर शैली से बिल्कुल अलग थी। अलग पर उतनी ही शानदार थी। तो आज की इस चर्चा को समेटे तो दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने पर दक्षिण में दो बड़ी ताकतें उभरी, विजयनगर और बहमनी। दोनों के बीच रायचूर दोआब के लिए 200 साल जंग चली। विजयनगर को हम कृष्णदेव राय के स्वर्ण युग, नायक सिस्टम और हम्पी की भव्यता के लिए याद करते हैं। वहीं बहमनी सल्तनत भले ही टूट गई, लेकिन उसकी राख से जो दक्कन सल्तनतें पैदा हुई, उन्होंने आर्किटेक्चर के ऐसे नमूने बनाए जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन साम्राज्यों का राजनीतिक अंत तो हो गया, लेकिन उनकी कला, भाषा और प्रशासनिक सिस्टम के कई हिस्से आज भी दक्षिण भारत की पहचान में घुले मिले हैं। जरा सोचिए, अगर 1565 में तालीकोटा का युद्ध कभी हुआ ही ना होता या उसका नतीजा कुछ और होता, तो आज दक्षिण भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक नक्शा कैसा दिखाई देता। आज हम मध्यकालीन भारत के उस दौर की बात करेंगे जब समाज कई तरह के बंधनों में जकड़ा हुआ था। हाँ, मतलब जाति पाति, मुश्किल रस्मो रिवाज। बिल्कुल। और हमारे पास जो ऐतिहासिक अध्ययन है वो बताते हैं कि इसी माहौल में दो बहुत बड़ी आध्यात्मिक लहरें उठी, भक्ति और सूफी आंदोलन। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन आंदोलनों ने उस दौर के समाज और धर्म को कैसे एक नई दिशा दी। तो चलिए भक्ति आंदोलन से ही शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत तो दक्षिण भारत में हुई थी, है ना? हाँ बिल्कुल। पर उत्तर भारत आते आते ऐसा क्या हुआ कि ये इतना बड़ा आंदोलन बन गया? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति एक गहरा प्रेम भरा समर्पण। इसकी शुरुआत दक्षिण में आलवार और नयनार संतों ने की, लेकिन जब ये विचार उत्तर भारत पहुंचा तो यहाँ का माहौल वो बिल्कुल अलग था। अच्छा। यहाँ मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका था और जो ब्राह्मणवाद के कर्मकांड थे वो बहुत जटिल होते जा रहे थे। तो लोगों को एक आसान रास्ते की तलाश थी। एकदम, एक ऐसा रास्ता जो सरल हो, जिसमें भावना हो और जो उनकी अपनी भाषा में बात करे। और शायद इसीलिए हमें भक्ति की दो अलग अलग धाराएं भी देखने को मिलती हैं, निर्गुण और सगुण। हाँ बिल्कुल। इनमें बुनियादी फर्क ईश्वर के स्वरूप को लेकर था। जो निर्गुण धारा के संत थे वो ईश्वर को निराकार मानते थे, मतलब जिसका कोई रूप, रंग या आकार नहीं है। और उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था, इन सब पर सीधी चोट की। कबीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो वो कहते थे कि अल्लाह राम एक हैं, तो वो सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं कर रहे थे, वो तो सीधे सीधे पंडितों और मुल्लाओं दोनों की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। बिल्कुल, वो एक सामाजिक क्रांतिकारी भी थे। और इसी तरह गुरु नानक ने भी एक ईश्वरवाद और इंसानी बराबरी का संदेश दिया, जिससे आगे चलकर सिख धर्म की नींव पड़ी। और दूसरी तरफ थी सगुण धारा। हाँ, सगुण धारा ने ईश्वर के साकार रूप जैसे राम और कृष्ण, इनकी भक्ति पर जोर दिया। जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस और सूरदास का सूरसागर। और मीराबाई ने तो कृष्ण के प्रति अपनी दीवानगी से इसमें एक ऐसी भावनात्मक गहराई भर दी जो आज भी लोगों को छू जाती है। ये बहुत दिलचस्प है। तो एक तरफ भक्ति आंदोलन था, क्या इस्लाम की परंपरा में भी ऐसा ही कुछ भारत में हो रहा था? हाँ, और यही बात इस दौर को बहुत खास बनाती है। इस्लाम के अंदर की इस आध्यात्मिक धारा को सूफीवाद कहते हैं। भक्ति की तरह ही इसका भी मकसद बाहरी कर्मकांडों से हटकर प्रेम और सेवा के जरिए ईश्वर को महसूस करना था। भारत में इसका सबसे असरदार सिलसिला कौन सा रहा? वो था चिश्ती सिलसिला, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर से शुरू किया। और इन चिश्ती संतों में ऐसी क्या खास बात थी कि वो इतने लोकप्रिय हो गए, मतलब गैर मुसलमान भी उनसे जुड़ गए? उनकी खासियत थी प्रेम। वो प्रेम को सबसे ऊपर रखते थे। निजामुद्दीन औलिया तो कहते थे, प्रेम का रास्ता मेरा रास्ता है। अच्छा। उनकी दरगाहों पर संगीत यानी कव्वाली और सबके लिए एक साथ भोजन यानी लंगर, इसकी परंपरा शुरू हुई।
ये ऐसी जगहें बन गई जहां हिंदू मुसलमान अमीर गरीब सब एक साथ बैठते थे। तो क्या सभी सूफी सिलसिले इतने ही उदार थे? नहीं नहीं, इसके उलट नक्शबंदी जैसे कुछ सिलसिले भी थे। वो मानते थे कि ईश्वर से जुड़ने के लिए इस्लामिक कानून यानी शरीयत का सख्ती से पालन करना जरूरी है। तो उनका जोर आंतरिक प्रेम से ज्यादा बाहरी अनुशासन पर था। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। तो आखिर में अगर हम इन दोनों आंदोलनों की मिलीजुली विरासत को देखें तो समाज पर इनका सबसे बड़ा असर क्या पड़ा? असर बहुत गहरा था। सामाजिक तौर पर इन्होंने जाति प्रथा की जड़ों पर हमला किया और हिंदू मुस्लिम एकता की एक मजबूत नींव रखी। और सांस्कृतिक तौर पर? सांस्कृतिक तौर पर तो क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। हिंदी, अवधी, पंजाबी, इनका साहित्य इन्हीं संतों की वजह से इतना समृद्ध हुआ। संगीत में भजन, कीर्तन और कव्वाली जैसी विधाएं घर घर पहुंच गईं। क्या इन दोनों आंदोलनों के विचारों का आपस में भी कोई लेन देन हुआ? निश्चित रूप से। कबीर और नानक जैसे संतों के विचारों पर सूफी दर्शन का असर साफ दिखता है। अच्छा, जैसे कबीर के दोहों में प्रेमी, यार, विरह जैसे शब्द ये सूफी शायरी से बहुत मिलते जुलते हैं। ये दिखाता है कि विचारों का लेन देन कितना गहरा था। तो कुल मिलाकर भक्ति और सूफी आंदोलन सिर्फ धार्मिक सुधार नहीं थे। नहीं, ये सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांतियां थी जिन्होंने सदियों से चुप आम इंसान को एक नई आवाज दी, एक नई पहचान दी। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि सैकड़ों साल पहले जब समाज इतना बटा हुआ था, तब इन संतों ने प्रेम और समानता का जो मार्ग दिखाया था, आज के समय में उसकी प्रासंगिकता कितनी बढ़ गई है। हम भारत के एक ऐसे दौर की गहरी पड़ताल कर रहे हैं जिसे मुगल काल कहा जाता है। हाँ, और जो दस्तावेज हैं वो सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं कहते, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की कहानी कहते हैं जहां प्रशासन और संस्कृति मतलब दोनों अपने शिखर पर पहुंचे। बिल्कुल। और हम मुख्य रूप से 1526 से 1707 तक के 181 सालों पर ध्यान देंगे। ये 6 शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन्हीं के दौर में भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव पड़ी और एक मिलीजुली संस्कृति की भी, जिसका असर तो आज तक दिखता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बाबर। पानीपत की जीत को अक्सर सिर्फ तोपों से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या सोर्स यही बताते हैं कि बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तोपें और बंदूकें बेशक नहीं थीं, लेकिन एक दिलचस्प बात जो सोर्स से निकलती है वो है उनकी तुलुगमा रणनीति। तुलुगमा ये क्या थी? इसमें सेना की एक टुकड़ी दुश्मन को साइड से घेरकर पीछे से हमला करती थी। तो सोचिए, सामने से तोपखाना और साइड से ही हमला। इसने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को चौंका दिया। अच्छा, तो ये टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स मतलब दोनों का कमाल था। जी बिल्कुल। लेकिन इतनी शानदार शुरुआत के बाद भी साम्राज्य तो लगभग खत्म ही हो गया था। हुमायूं को शेरशाह सूरी से हारना पड़ा। हाँ, और यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। शेरशाह सूरी ने सिर्फ 5 साल राज किया। सिर्फ 5 साल? जी, 1540 से 45। लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का वो ढांचा खड़ा कर दिया जिसे बाद में अकबर ने अपनाया और बड़ा बनाया। जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत, रुपया का मानकीकरण और जमीन नापने की जरीब प्रणाली। तो एक तरह से उन्होंने मुगल साम्राज्य के लिए होमवर्क करके रख दिया था। यानी अकबर ने एक बनी बनाई नींव पर काम शुरू किया। सोर्स भी तो उन्हें एक विजेता से ज्यादा एक व्यवस्था निर्माता के तौर पर ही दिखाते हैं ना। सही कहा। उनकी मनसबदारी प्रणाली को ही ले लीजिए। हाँ, उसका बहुत जिक्र। पलीग थी क्या असल में? ये जात और सवार क्या थे? इससे साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी समझिए। हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक दिया जाता था। ओके। इसमें जात से उसका पर्सनल रैंक और सैलरी तय होती थी, और सवार से ये कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। इससे बादशाह को एक संगठित सेना मिल गई जो सीधे उसके प्रति वफादार थी। ये तो बहुत ही कुशल सिस्टम लगता है। और इसी के साथ उनकी धार्मिक नीति सुलह कुल। हाँ, यानी सभी के साथ शांति। उन्होंने जजिया कर हटा दिया था, जो उस समय एक बहुत बड़ा कदम रहा होगा। बहुत बड़ा। जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक टैक्स था। इसे हटाकर अकबर ने यह संदेश दिया कि साम्राज्य में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अकबर ने जो मजबूत नींव रखी उसी का नतीजा था कि जहांगीर और शाहजहां कला पर इतना खर्च कर पाए? बिल्कुल, वो स्थिरता ही थी जिसने कलाकारों को खुलकर काम करने का मौका दिया। जहांगीर के दौर में पेंटिंग अपने चरम पर पहुंची।
और शाहजहां का दौर तो मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहलाता है। जी, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये इमारतें साम्राज्य की दौलत और ताकत का प्रतीक बन गईं। लेकिन इस शान शौकत की कोई कीमत भी तो होगी, और यहीं से औरंगजेब की कहानी शुरू होती है। सही पकड़ा आपने। इस भव्यता की एक बड़ी कीमत थी जो शाही खजाने ने चुकाई। औरंगजेब के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। एक तो साम्राज्य बहुत ज्यादा फैल चुका था, और दूसरा उनका दक्षिण अभियान। हाँ, 27 साल लंबा अभियान। मराठों से लगातार चली इस लड़ाई ने खजाना लगभग खाली कर दिया था। और सोर्स इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि उनकी कठोर नीतियों जैसे जजिया को फिर से लागू करना, जी, वो भी साम्राज्य के लिए नुकसानदेह साबित हुई। औरंगजेब ने अकबर की कई समावेशी नीतियों को पलट दिया। इससे वो सामाजिक तानाबाना कमजोर पड़ने लगा, जिसे अकबर ने बड़ी मेहनत से बुना था। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब मुगल साम्राज्य कागज पर तो बहुत बड़ा था, लेकिन हाँ, अंदर से खोखला हो चुका था। तो संक्षेप में बाबर ने सैन्य रणनीति से नींव रखी, अकबर ने प्रशासनिक सूझबूझ से उसे एक विशाल इमारत में बदला, शाहजहां ने उसे कला से सजाया, और औरंगजेब की नीतियों और लंबे युद्धों ने उसकी नींव को हिला दिया। और अंत में एक सोचने वाली बात, हाँ, सोर्स ये तो बताते हैं कि 1707 के बाद मुगल साम्राज्य बिखर गया, लेकिन ये विचारणीय है कि उनके बनाए हुए प्रशासनिक ढांचे, जैसे जिला प्रशासन और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, हाँ, और उनके सांस्कृतिक प्रतीक आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान का कितना गहरा और अभिन्न हिस्सा है। जब मुगल सल्तनत दिल्ली में मतलब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तो दक्कन से एक बहुत बड़ी ताकत उठी, मराठा। हाँ, मराठा। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो यही कहानी बताते हैं कि कैसे मुगलों के पतन के बाद ये साम्राज्य उभरा। तो आज हम इसी अंतिम महान स्वदेशी साम्राज्य की कहानी को जरा गहराई से समझेंगे। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ एक साम्राज्य के बनने या बिगड़ने की नहीं है, ये उसके स्ट्रक्चर की भी है। मतलब कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का बनाया हुआ एक सेंट्रलाइज्ड राज्य बाद में एक विशाल संघ या कॉन्फेडरेसी में बदल गया। अच्छा, तो राज्य से संघ तक का सफर, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। मराठा शक्ति का जिक्र आते ही सबसे पहले जहन में नाम आता है शिवाजी महाराज का। पर क्या यह सब सिर्फ एक व्यक्ति का करिश्मा था या जमीन पहले से तैयार थी? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, शिवाजी महाराज वो चिंगारी तो थे ही, लेकिन यूं कहिए कि बारूद पहले से वहां मौजूद था। सह्याद्री के पहाड़ों की वजह से वो गुरिल्ला युद्ध के लिए। बिल्कुल, वो पहाड़ एक कुदरती किले की तरह थे, छापामार युद्ध के लिए एकदम सही जगह। और वहाँ के लोग जो सैनिक भी थे और किसान भी। एकदम सही, मतलब अपनी जमीन के लिए लड़ना उनके स्वभाव में था। शिवाजी महाराज का कमाल इसी बिखरी हुई ताकत को एक जगह लाना था, एक संगठन बनाना था। और उन्होंने एक प्रशासन भी तो बनाया था, अष्टप्रधान। हाँ, अष्टप्रधान परिषद, आज की कैबिनेट की तरह, जिसमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री से लेकर न्यायाधीश तक 8 मंत्री होते थे। और जाहिर है साम्राज्य चलाने के लिए पैसा चाहिए, उनकी राजस्व प्रणाली का भी जिक्र है। हाँ, वो कमाल की थी। 2 तरह के टैक्स थे। एक था चौथ, जो कि 25% टैक्स होता था, इस गारंटी के बदले कि मराठे हमला नहीं करेंगे। अच्छा। और दूसरा था सरदेशमुखी। ये एक तरह से पूरे इलाके पर उनके हक का प्रतीक था। इससे न सिर्फ खजाना भरता था, बल्कि राजनीतिक दबदबा भी कायम होता था। औरंगजेब से उनका जो संघर्ष था और फिर आगरा से वो फलों की टोकरी में निकलना, वो सिर्फ एक पलायन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक मनोवैज्ञानिक जीत थी, एक संदेश था कि मुगल बादशाह भी अजय नहीं है। लेकिन शिवाजी महाराज के बाद क्या हुआ? वो जो सेंट्रलाइज्ड राज्य उन्होंने बनाया था, क्या वो वैसा ही रहा? नहीं, वो ढांचा थोड़ा मतलब डामाडोल होने लगा। उनके उत्तराधिकारियों को मुगलों से लगातार लड़ना पड़ा, तो एक राजनीतिक अस्थिरता आ गई। और यहीं से सत्ता का केंद्र बदलने लगा, मतलब छत्रपति से पेशवा के हाथ में। हाँ, और ये बदलाव आया शाहू महाराज के समय में, और इसके पीछे जो दिमाग था वो थे बालाजी विश्वनाथ। उन्हें मराठा राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। अच्छा। उन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत बनाया, और यहीं से जन्म हुआ मराठा संघ का। ये संघ मतलब जिसमें गायकवाड़, होलकर, शिंदे। बिल्कुल, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के शिंदे और नागपुर के भोंसले, ये सब शक्तिशाली सरदार थे। पर एक मिनट, अगर सत्ता पेशवा के हाथ में आ गई तो क्या छत्रपति बस नाम के शासक रह गए? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। ये जो मराठा संघ था ना, ये एक 2-धारी तलवार थी।
वो कैसे? देखिए, एक तरफ तो इसने सरदारों को अपने अपने क्षेत्रों में आजादी दी, जिससे साम्राज्य बहुत तेजी से फैला। पर दूसरी तरफ इसने केंद्रीय सत्ता को, मतलब छत्रपति और पेशवा को कमजोर कर दिया। और इसी संघ की ताकत पर सवार होकर पेशवा बाजीराव प्रथम ने साम्राज्य को उसके शिखर पर पहुंचाया। दी एम्पायर मेकर कहते थे उन्हें। उनकी लाइटनिंग वॉरफेयर रणनीति क्या थी? बाजीराव एक बेजोड़ सेनापति थे। उनकी रणनीति थी रफ्तार। दुश्मन को हैरान कर दो, उसकी सप्लाई लाइन काट दो और सीधी लड़ाई से बचो। उनका सपना था अटक से कटक तक मराठा झंडा फहराना। और उन्होंने दिल्ली तक दस्तक दे दी थी। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता था कि उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। पर शायद यही आत्मविश्वास थोड़ा भारी पड़ गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। जब आपका असर इतना बढ़ जाता है तो आपके दुश्मन भी एक होने लगते हैं। अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली और उसके भारतीय सहयोगियों ने मिलकर मराठों को चुनौती दी। वो सिर्फ एक हार नहीं थी, एक बहुत गहरा जख्म था। कहते हैं कि उस लड़ाई में मराठों की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी। एक विनाशकारी झटका था। हालांकि बाद में पेशवा माधवराव प्रथम ने साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की बहुत कोशिश की, जिसे मराठा पुनरुत्थान कहते हैं, पर वो पुरानी बात नहीं बन पाई। संघ के भीतर की दरारें अब बहुत चौड़ी हो चुकी थीं। तो मतलब जिस संघ ने उन्हें आसमान तक पहुंचाया, उसी की अंदरूनी लड़ाई ने उन्हें जमीन पर ला दिया। बिल्कुल। और फिर अंग्रेजों के साथ लड़ाइयों के बाद 1818 में इस कहानी का अंत हो गया। तो पूरी तस्वीर देखें तो कहानी शिवाजी के एक मजबूत राज्य से शुरू होती है, पेशवाओं के विशाल संघ के जरिए शिखर पर पहुंचती है, पानीपत में लड़खड़ाती है और फिर अंदरूनी कमजोरियों और ब्रिटिश ताकत के सामने खत्म हो जाती है। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर 1761 में पानीपत में नतीजा कुछ और होता, अगर मराठे जीत गए होते, तो भारत में ब्रिटिश शासन का इतिहास कितना अलग हो सकता था।